जैसे बांस का नया अंकुर फूटता है, वैसे ही एक नया शरीर पनप रहा था। अगली सुबह लू चेंझोओ एक झुनझुनी सनसनी से जाग उठी। उसने दर्पण के सामने खुद को निहारा। पहले की तुलना में उसकी गहरी चमक कम लग रही थी, मानो सादगी लौट आए हो और धीरे धीरे उसका शरीर कांस्य रंग का हो गया हो। बैंगनी मरहम पूरी तरह से त्वचा में समा चुका था, बस कुछ पाउडर जैसा अवशेष बचा था जिसे उसने धीरे से फूंक मारकर हटा दिया। लू चेंझोओ ने मार्शल आर्ट के पेड़ की ओर देखा। अर्हत कौशल, छोटी सफलता 100%। एक रात सोने के बाद मैंने 100% प्रगति कर ली है। वास्तव में हार ची गोन के मास्टर के रूप में मैंने जो महान पुण्य खर्च किया वह सार्थक रहा। एक सप्ताह के भीतर मुझे महान सफलता प्राप्त हो जाएगी। अगले कई दिनों तक लू चेंझोओ हर रात चेन जियू से मिलने आता था और चेन जियू को लू चेंझोओ में दिलचस्पी होने लगी थी, जो वैसे तो एक साधारण युवक था। एक दिन उसने यूं ही पूछ लिया, लू चेंझोओ, आप कितने वर्षों से अर्हत कला का अभ्यास कर रहे हैं? पूरा 1 साल। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चेन जियू कुछ हद तक अविश्वास भरी नजरों से देख रही थी। वास्तव में हाँ, मैंने इसे पिछले साल अपने सच्चे विरासत शिक्षक से सीखा था। 1 वर्ष के भीतर प्रारंभिक स्तर से द्वितीय श्रेणी के कठिन ची गोंग में महारत हासिल करने और लगभग महान सफलता प्राप्त करने के बाद चेन जियू को इसका मतलब पता चल गया था। लू चेंझोओ क्रॉस ट्रेनिंग में एक विलक्षण प्रतिभा थी। प्रशिक्षण देते रहना। चेन जियू ने अपनी आयरन सैंड पाम दिखाए और अपने सामने खड़े युवक पर प्रहार करना शुरू कर दिया। हार्ड ची गोंग, टाइगर फॉर्म। क्या सू शहर में एक और ऐसा मार्शल आर्टिस्ट जन्म लेने वाला था जो आंतरिक और बाहरी दोनों रूपों में इविल टाइगर की तरह उत्कृष्ट था। 5 जून। कुछ दिन पहले की तुलना में लू चेंझोओ की सहनशक्ति में काफी सुधार हुआ था। आज चेन जियू द्वारा लगातार 2.5 घंटे तक पीटे जाने के बाद सत्र अंततः समाप्त हुआ। बस इतना ही, 10 पाठ पूरे हो गए। चेन जियू ने अपने खाते में जमा किए गए 10 यूनिट पुण्य को देखा। 7 दिनों का भीषण प्रशिक्षण, जो आम लोगों के लिए असहनीय है। जो लोग प्रतिभावान वर्ग में प्रवेश कर पाते थे, वे वास्तव में असाधारण थे। धन्यवाद शिक्षकगण, मुझे शायद बाद में आपसे फिर संपर्क करना पड़े। लू चेंझोओ ने वस्त्र धारण किए और झुककर प्रणाम किया। चेन जियू ने कहा, मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने इसके लिए भुगतान कर दिया है। वापस जाओ। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी लोहे की परत का प्रारंभिक रूपांतरण हो चुका है और कांस्य परत उभरने लगी है। बड़ी सफलता ज्यादा दूर नहीं है। ये लड़का क्रॉस ट्रेनिंग में विलक्षण प्रतिभा का धनी है। अफसोस की बात है कि बंधनों से मुक्त होने के बाद जैसे जैसे वह प्रगति करता है, हेवनली पाइल की मूलभूत साधना में उतना ही अधिक समय लगता है। क्रॉस ट्रेनिंग सीखने का समय किसके पास है? 9 बजे तक देरी हो गई। लू चेंझोओ ने बैंगनी जेड मरहम की बची हुई मात्रा को अपने पूरे शरीर पर लगाया। उम्मीद है कल सुबह तक मैं पूर्णता प्राप्त कर लूंगा। कुछ ही दिनों में उसके पहले वास्तविक प्रशिक्षण का समय आ जाएगा। ये कहना गलत होगा कि वह बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं था। लू चेंझोओ के पास कवच को मजबूत करने और उसका ढेर लगाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ब्यूटीफुल लाइफ हॉस्पिटल, गोल्ड मेडल डॉक्टर का कार्यालय। डॉक्टर चेन ने दाहिनी छाती से एक सुंदर चेहरे वाला हृदय निकाला और श्रद्धा भाव से रहस्यमय और जटिल मंत्रों का जाप किया। सुंदर चेहरे ने अपना मुंह विचित्र रूप से 180 डिग्री तक खोल दिया। एक फूंक के साथ एक और रक्तर्क सुंदर सिर उभरा, मानो कोई रूसी गुड़िया हो। उसने अपनी भावहीन खोखली आंखें खोली और एक खामोश डरावनी हंसी निकाली जो दिल दहला देने वाली थी। पूर्ण रूप रक्त सिर बोधिसत्व मार्शल आर्टिस्टों के अलावा शायद ही कोई ऐसा हो जो इसका मुकाबला कर सके। कम से कम सू शहर के उस छोटे से प्रतिभाशाली व्यक्ति को टुकड़े टुकड़े कर देना ही काफी होगा। डॉक्टर चेन मुड़ गए। बिस्तर पर बेहोश पड़ी एक आकर्षक चेहरे वाली महिला मरीज लेटी थी, जो अपने कद काठी और मांसपेशियों से एक कुशल मार्शल आर्टिस्ट भी लग रही थी। डॉक्टर चेन ने खून से सने सिर को महिला के मुंह के पास रखा। सिर एक छोटे चूहे की तरह उसके मुंह में घुस गया और फिर उसका गला अजीब तरह से फूल गया जब तक कि सिर उसके दिल तक नहीं पहुंच गया। चबाने की भयावह आवाज सुनाई दी। डॉक्टर चेन ने एक अजीब सी मुस्कान दिखाई। पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन, कितनी सुंदर कृति है। 6 जून। मांसपेशियों में खुजली महसूस होने से लू चेंझोओ एक बार फिर जाग उठा और आलस से अंगड़ाई लेते हुए खिड़की के बाहर मछली के पेट जैसे सफेद क्षितिज को देखने लगा। 6 बज चुके थे। मैं शायद ही कभी देर तक सोता था। उसकी पहली नजर मार्शल आर्ट्स के पेड़ पर पड़ी। अर्हत कौशल, बड़ी सफलता 1%।
हम लगभग वैसा ही जैसा मैंने अनुमान लगाया था। 1 सप्ताह के भीतर ही सफलता मिल गई। जहां तक कीमत की बात है, ये 14 महान गुणों के बराबर थी। लू चेंझोउ ने अपना ऊपरी सुरक्षात्मक सूट उतार दिया। हालांकि स्कूल बहुत सुरक्षित था, फिर भी शून्य प्राणियों की रहस्यमय क्षमताओं के प्रति सम्मान के कारण वह हमेशा कपड़ों में ही सोता था। अपने कपड़े उतारते ही दर्पण में एक ऐसी आकृति दिखाई दी जो कांस्य जैसी चमक से दमक रही थी, मानो किसी बॉडी बिल्डर ने मलहम लगाया हो, लेकिन वह अधिक स्वाभाविक रूप से आकर्षक थी। शरीर के कुछ हिस्सों पर अभी भी बहुत हल्के काले झिल्लीदार धब्बे थे, जो सावधानीपूर्वक जांच किए बिना मुश्किल से ही दिखाई देते थे। लू चेंझोउ ने अपनी बाहों को क्रॉस किया और अपनी ऊर्जा को प्रवाहित करने के लिए अपनी सांस रोक ली, जिससे उसकी मांसपेशियां फूल गईं। उसने मेज से एक छोटा चाकू उठाया और एक सामान्य व्यक्ति की तरह धीरे से अपनी बाह पर वार किया, जिससे कान फाड़ देने वाली धातु की कटने की आवाज आए। तांबे की परत पर एक हल्की सफेद खरोंच दिखाई दी। उसने धीरे धीरे वार करने की ताकत बढ़ाई ताकि वह सशस्त्र मार्शल आर्टिस्टों के खिलाफ अपनी रक्षात्मक क्षमताओं का परीक्षण कर सके। अपनी लगभग 1/3 ताकत लगाने के बाद छोटी सी छुरी तांबे की परत को ऐसे काटती हुई निकली जैसे मोटी सुअर की खाल को काट रही हो, लेकिन वह मांसपेशियों में फंस गई और हिल नहीं पा रही थी। उसने काटने की बजाय वार करना शुरू किया और अंत में त्वचा के नीचे के ऊतक को भेद दिया, जिससे खून रिसने लगा और जल्द ही एक पपड़ी बन गई जो अंततः झड़ गई। 8वें रैंक के सैनिक के रूप में उनकी शारीरिक स्थिति पहले से ही एक सामान्य व्यक्ति से कहीं बेहतर थी। इसके अलावा वह एक क्रॉस ट्रेनिंग बॉडी थे। परीक्षण के बाद लू चेंझोउ ने अपना सुरक्षात्मक सूट पहन लिया। इसके बाद उसने अपनी आधी ताकत से चाकू से अपनी बाह पर जोरदार हमला किया। हमले के तुरंत बाद सुरक्षात्मक कवच कस गया, जिससे चाकू उसे भेद नहीं पाया, जबकि शेष बल तांबे की परत द्वारा आसानी से रोक दिया गया। उसने धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाई, यहां तक कि वह लगभग अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने लगा। सुरक्षात्मक सूट के नीचे हालांकि बाह की मांसपेशियों को भेदन क्षति से बचाया गया, फिर भी प्रभाव से तांबे की परत फट गई, जिससे उसके मांस को मामूली क्षति हुई। डार्क फोर्स का इस्तेमाल किए बिना मैं भी अपनी रक्षा पंक्ति को नहीं तोड़ सकता। यिन यांग अम्ब्रेला स्पिन और सुरक्षात्मक सूट का संयोजन करके मैं 9वें रैंक के हमले से बचाव कर सकता हूं, और एक साधारण हैंडगन का प्रभाव शायद मुझे ओलो की तरह लगेगा। जब तक ये सुरक्षात्मक कवच को भेद नहीं सकता, तब तक राइफल की गोली भी मुझे शायद ही नुकसान पहुंचाएगी। टाइगर फॉर्म एक भयंकर नजदीकी मुक्केबाजी तकनीक है। एक बार कोई करीब आ जाए तो इस वज्रटूट जैसी क्षमता से चाहे कोई भी दानव हो या देवता, सब टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। कल रात होने वाले व्यवहारिक प्रशिक्षण को देखते हुए लू चेंझोउ को आखिरकार आत्मविश्वास महसूस हुआ। क्यूई रक्त मापन कक्ष। बेसिक बॉक्सिंग का प्रदर्शन करने के बाद लू चेंझोउ ने संतुष्टि का भाव दिखाया। पब फ्यूचर विज्ञापन। क्यूई रक्त मान 4.54। भले ही ये द्वितीय श्रेणी का कठिन कीगोंग है, फिर भी इसमें बड़ी सफलता प्राप्त करने से चिरक मूल्य में काफी वृद्धि हुई है। अगला लक्ष्य टाइगर स्पिरिट डिवाइन फिस्ट की ओर पूरी गति से बढ़ना है। मेरी वर्तमान प्रगति को देखते हुए 18 वर्ष की आयु में 9वीं रैंक तक पहुंचना निश्चित है और 10वीं रैंक तक पहुंचने की भी उम्मीद है। मेरा प्रारंभिक लक्ष्य 20 वर्ष की आयु तक मार्शल आर्टिस्ट बनना था और अब ये वास्तव में संभव प्रतीत होता है। व्यायामशाला मुक्केबाजी तकनीक की कक्षा। ली गुई ने पसीने से तर लू चेंझोउ की ओर देखा और भावहीन होकर कहा, आपका बाघ को अधिकार में लेने के लिए आमंत्रित करना वाला तरीका मानक के अनुरूप नहीं है। आपको और अभ्यास की आवश्यकता है। ठीक है शिक्षक जी। क्लास खत्म होने के बाद ली गुई ने प्रतिभाशाली छात्रों की कक्षा के 8 विद्यार्थियों को रोककर ठंडे लहजे में कहा, शाओ हे को छोड़कर आप 8 का न्यूनतम साधना स्तर 8वां रैंक है, जो पुलिस बल में प्रथम श्रेणी के अधिकारी के लिए आवश्यक है। मुझे आशा है कि आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे, नियमों का पालन करेंगे, आदेशों का अनुपालन करेंगे और मनमानी या अहंकारपूर्ण व्यवहार नहीं करेंगे। अन्यथा आपकी मृत्यु हमारी सबसे छोटी समस्या होगी। पुलिस के मामले की सुनवाई में देरी करना एक बड़ी बात है और इससे हमारे स्कूल की बदनामी होगी। इसके बाद ली गुई ने सभी को मूल्यांकन के ग्रेडिंग और स्कोरिंग नियमों के बारे में समझाया। विशेष मूल्यांकन जोड़ 1000 अंक, क्लास ए मूल्यांकन जोड़ 500 अंक, कक्षा बी मूल्यांकन जोड़ 300 अंक। श्रेणी सी के मूल्यांकन में कोई अंक नहीं मिलते। कम मूल्यांकन से न केवल कोई अंक नहीं मिलते बल्कि अंक काटे भी जाते हैं। इसके अतिरिक्त व्यावहारिक प्रशिक्षण के दौरान मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय द्वारा कुछ निश्चित मात्रा में ग्रेट मेरिट भी प्रदान की जाती थी, जिसकी राशि स्कोर पर निर्भर करती थी।
पुलिस द्वारा तय किया जाने वाला इनाम भी व्यक्ति और 8 व्यक्तियों के कुल स्कोर को 3 मिलियन से गुणा करके अंतिम पुरस्कार निर्धारित करता था। अगर आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको अच्छा प्रदर्शन करना होगा। यदि आप लापरवाही बरतते हैं तो मिशन पूरा करने के बावजूद भी आपके संभावित ड्रैगन पॉइंट्स काट लिए जाएंगे। यदि आप बार बार व्यवहारिक प्रशिक्षण में अयोग्य पाए जाते हैं तो आपको सीधे प्रतिभाशाली वर्ग से साधारण वर्ग में डाल दिया जाएगा। ये विश्वविद्यालय वाकई बेहद सख्त है। व्याख्यान के बाद ली गुई ने पूछा, क्या आप सभी ने सुरक्षात्मक सूट पहने हुए हैं? सभी ने सिर हिलाया। ली गुई ने आगे कहा, व्यवहारिक प्रशिक्षण में टीम वर्क भी आवश्यक है। यदि कोई उच्च स्तरीय सुरक्षात्मक सूट पहने हुए है तो आप खतरे में पड़े साथी खिलाड़ी की रक्षा कर सकते हैं और इसके लिए स्कूल अतिरिक्त अंक प्रदान करता है। 30 मिलियन मूल्य का उच्च स्तरीय सुरक्षात्मक सूट पहने हुए मार्शल आर्टिस्ट से नीचे के किसी भी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाना मुश्किल है। सब कुछ तैयार था और शिक्षक वू जुन भी घटनास्थल पर पहुंच गए। चलो चलते हैं, हम तुम्हें पुलिस के हवाले कर रहे हैं, ली गुई ने आगे कहा। उसके बाद हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आपको स्थिति के अनुसार खुद को ढालना होगा। जियांगनान में बेर की बारिश का मौसम पिछले वर्षों की तुलना में देर से आया। सू शहर उमस भरी धुंध से घिरा हुआ था और बारिश में इसके शास्त्रीय सूजो शैली के बगीचे खूबसूरती से निखर रहे थे। ये सर्वमान्य था कि सू शहर के बगीचे अद्वितीय थे, जो कभी राजघरानों और कुलीनों की निजी संपत्तियां हुआ करते थे। अब सू शहर के धनी लोग भी अपने लिए बगीचों से सुसज्जित आलीशान मकान बनाना पसंद करते थे, जैसे कि उनसे पहले उपनगरीय क्षेत्र में स्थित विंड वेव फॉरेस्ट। प्रवेश द्वार पर काले वस्त्र पहने, धूप का चश्मा लगाए 2 व्यक्ति खड़े थे। उनकी मजबूत भुजाएं मार्शल आर्ट में उनके सुदृढ़ प्रशिक्षण का प्रमाण थीं। उस युग में धनी व्यापारी और कुलीन लोग सुरक्षा के लिए कुशल व्यक्तियों को नियुक्त करते थे। कुछ लोग रेनकोट पहने और कुछ छाता लिए घने कोहरे में पत्थर के रास्ते से होते हुए प्रवेश द्वार की ओर बढ़ रहे थे। हे परम पवित्र राजा, आपके गुण असीम हैं। अंदर जाए, अगरबत्ती विशेषज्ञ ली आप सबका इंतजार कर रहे हैं। ये आकृतियां छोटे पुलों और बहते पानी को पार करती हुई अंततः बगीचे के भीतर गहराई में स्थित एक कृत्रिम झील पर एकत्रित हुई, जहां एक प्राचीन शैली की चित्रित मनोरंजक नौक खड़ी थी, जो काफी सुरम्य लग रही थी। एक दुबला पतला सफेद बालों वाला बुजुर्ग व्यक्ति जहाज के अगले हिस्से पर खड़ा था। उनका नाम जू हुआकियांग था, जो बगीचे के मालिक होने के साथ साथ सू शहर में स्थित एक निजी चिकित्सा उपकरण निर्माण कंपनी के प्रमुख भी थे, जिसमें हजारों कर्मचारी कार्यरत थे। आंखों के नीचे काले घेरे लिए एक दुबला पतला आदमी नाव पर चढ़ा और तुरंत डेक पर घुटने टेककर लकड़ी पर अपना माथा पटक दिया। श्रीमान जू, मुझे इस संप्रदाय में मार्गदर्शन देने और हमारे ईश्वर की उपासना करने के लिए आपका धन्यवाद, बुजुर्ग व्यक्ति ने भौहें चढ़ाकर कहा। ये श्रीमान जू क्या है? तीर्थयात्रा पर जाते समय तो उचित उपाधियों से ही संबोधित करना चाहिए। दुबले पतले आदमी ने जल्दी से खुद को एक थप्पड़ मारा, जिससे जोर से आवाज आए। यह मेरे मूर्ख दिमाग की गलती है। नमस्कार धूप के उस्ताद। बुजुर्ग व्यक्ति के चेहरे पर कुछ नरमी आए और उन्होंने गंभीरता से बात की। शाओ वांग, आपकी दिव्य बुद्धि वाकई अद्भुत है। केवल वही लोग दिव्य होते हैं जो कठोर परीक्षाओं से गुजरकर मेरी दृष्टि को आकर्षित कर पाते हैं। आने वाले समय में ईश्वर की उपासना में यदि आपका हृदय पवित्र और आस्था दृढ़ रहे तो आपको पवित्र गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप एक सच्चे अनुयायी बनेंगे और देवी देवताओं और आत्माओं की शक्ति को नियंत्रित करने में सक्षम दिव्य कलाओं में निपुणता प्राप्त करेंगे। आपका सांसारिक शरीर भी दिव्य शक्ति के रूपांतरण से परिपूर्ण हो जाएगा। इसलिए यदि आपको अपने अंगों में कुछ मामूली परिवर्तन दिखाई दें तो घबराएं नहीं, ये दिव्यता के गौरवशाली मार्ग का एक अनिवार्य हिस्सा है। याद रखो, परम पूज्य गुरु इस संसार में केवल एक ही उद्देश्य से अवतरित हुए थे, सभी प्राणियों को अजगरों के समान उदात्त बनाना। इस दूषित संसार को भूख, अज्ञान, शोषण और उत्पीड़न से मुक्त संत लोक में परिवर्तित करना। चाहे वे कुलीन हो या आम नागरिक, सभी परम पूज्य गुरु की संतान है। ऊंच नीच, कुलीन विनम्र में कोई भेद नहीं। परम पूज्य गुरु सभी को एक दयालु पिता की तरह समान रूप से प्रेम करते हैं। श्याओ वांग, क्या तुम तैयार हो? तैयार। याद रखो, ईमानदारी से जोश आता है। मेरे साथ आओ। जैसे जैसे बाकी लोग धीरे धीरे आते गए, वे रंगीन आनंद नौक पर सवार हो गए। लगभग 30 लोगों का एक समूह, सभी ईर्ष्या से शियाओ वांग को देख रहे थे, जिसे धूपदानी मास्टर अपने साथ ले जा रहे थे, और अफसोस कर रहे थे कि उनके पास दिव्य ज्ञान क्यों नहीं है। एक कट्टर अनुयायी के रूप में उबाऊ और नीरस मार्शल आर्ट प्रशिक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे व्यक्ति की मूल स्थिति कैसी भी हो,
गरीब हो या अमीर, ये सभी शक्तिशाली अलौकिक शक्तियों में महारत हासिल करने में सक्षम बनाता है। दुबले पतले बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, चलिए शुरू करते हैं। मैं इस रहस्योद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करूंगा और दिव्य सेनापति मेरी रक्षा करेंगे। आप सभी को बस चुपचाप हमारे प्रभु के चमत्कार को देखना है। इन मनुष्यों को सच्चे ईश्वर में दृढ़ विश्वास दिलाने का सबसे अच्छा तरीका ये था कि उनकी आंखों के सामने चमत्कार दिखाए जाएं, जिससे उन्हें सामान्य से परे आशाएं दिखाई दें। शाम के 10 बजे स्टोन लेक पुलिस स्टेशन। दो साधारण सी दिखने वाली आलीशान वैन चुपचाप पिछले दरवाजे से पुलिस स्टेशन में दाखिल हुई। भारी लोहे का विशेष दरवाजा बंद हो गया, जिससे बाहरी दुनिया से सारा संपर्क टूट गया। वाहनों से 10 विशिष्ट व्यक्ति उतरे, सभी सादे कपड़े पहने हुए थे और धूप के चश्मे लगाए हुए थे। ली गुई और वुजुन प्रतिभाशाली छात्रों की कक्षा के 8 सदस्यों को लेकर आए थे। चेन झेन उनका अभिवादन करने के लिए बाहर गया और लू चेंजो को देखकर थोड़ा चौंक गया। उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि लू चेंजो 2 महीने पहले की तुलना में काफी मजबूत हो गया था। प्रगति की ये दर कुछ हद तक भयावह थी। चेन झेन ने अपने विचारों को समेटते हुए कहा, कृपया अंदर आइए। इस ऑपरेशन की जानकारी लीक होने से बचाने के लिए आपसे अनुरोध है कि आप अपने फोन जमा करा दें और आज रात संचार के लिए वॉकी टॉकी का उपयोग करें। समझा। विभिन्न सुरक्षा जांच पूरी करने के बाद सभी लोग सम्मेलन कक्ष की ओर बढ़े। ली गुई और वुजुन पहले ही जा चुके थे। आधिकारिक तौर पर वे प्रतिभाशाली छात्रों की सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगे। सम्मेलन कक्ष। एक अन्य मार्शल आर्टिस्ट क्लाउड कैचर कियान मिंग पहले से ही प्रतीक्षा कर रहा था। वह ताइची बॉक्सिंग में माहिर था और उसने 4 प्रमुख झेनेवु महलों में से एक से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। स्टोन लेक पुलिस स्टेशन में मार्शल आर्ट के विशेषज्ञ ज्यादा नहीं थे, कुल मिलाकर केवल 4 ही थे, जिनमें उपस्थित 2 और अन्य 2 पर्पल लाइटनिंग पाम किनयू और थरी कैनन हेमस झांग पेई शामिल थे। किनयू स्टोन लेक स्टेशन का प्रमुख था और झांग पेई सशस्त्र पुलिस का प्रशिक्षक था। चेन जेन इस अभियान के कमांडर थे। उन्होंने कहा, ऑपरेशन स्थल उपनगरों में ग्रांड कैनाल के किनारे एक निजी हवेली में स्थित है। आज रात पवित्र गुरु संप्रदाय के कुछ अनुयायी वहां एक गुप्त सभा आयोजित करेंगे, जिसमें 80 से अधिक लोग शामिल होंगे। हालांकि उनमें से अधिकांश सामान्य अनुयायी हैं जिनके पास कोई विशेष क्षमता नहीं है। जब तक सभी अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं, तब तक अत्यधिक सख्ती न बरतें। हम यहां बचाने आए हैं, मारने नहीं। राज्य इन गुमराह लोगों को सुधारने का प्रयास करेगा ताकि वे सामान्य जीवन में लौट सकें। जहां तक उन कट्टर अनुयायियों की बात है जिन्होंने दुष्ट तकनीकों में महारत हासिल कर ली है, उनकी शक्ति का आकलन करना कठिन है। दुष्ट तकनीकें अप्रत्याशित होती हैं और उन्हें सामान्य शब्दों में नहीं मापा जा सकता। यदि आप किसी जानलेवा स्थिति का सामना करते हैं, तो ज्यादा चिंता न करें, संभव हो तो उन्हें मौके पर ही गोली मार दें और आमने सामने की लड़ाई से बचें। हमारी सुरक्षा सर्वोपरि है। रात के 11 बजे पुलिस अधिकारियों और प्रतिभाशाली लोगों को बख्तरबंद काली कारों की एक श्रृंखला निजी हवेली की ओर ले गई। लू चेंजो और अधिकारी चेन ने एक ही कार साझा की और अधिकारी चेन ने पूछा, घबराया हुआ? एक सा घबराहट होना अच्छी बात है, हमेशा सतर्क रहो। अगर आपको अप्रत्याशित खतरों का सामना करना पड़े, तो आप बुद्धिमान लोग हमारी चिंता मत करो, जितना हो सके भाग जाओ। समझा। एक ही समय पर सड़क के किनारे इमारतों के शीर्ष पर रात के काले वस्त्रों में लिपटे 2 व्यक्ति बारिश के पर्दे के बीच खड़े थे। एक ने धातु का काला बाघ का मुखौटा पहना हुआ था, दूसरे ने काला ड्रैगन का मुखौटा। वे ली गुई और वुजुन थे। वुजुन ने कहा, इस बार पुलिस के साथ सहयोगात्मक प्रशिक्षण के दौरान मुझे संदेह है कि कुछ लोग कार्रवाई करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। आइए इस अवसर का लाभ उठाकर देखें कि क्या हम कुछ बड़े अपराधियों को पकड़ सकते हैं। ली गुई ने कहा, प्रशिक्षण को शांतिपूर्वक पूरा करना सबसे अच्छा होगा। हमारे मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय का मुख्य कार्य प्रतिभाओं का विकास करना है। अपराध से निपटना सैन्य विभाग और पुलिस की जिम्मेदारी है। वुजुन ने आह भरी, मैं भी यही चाहता हूं कि कुछ भी ना हो, लेकिन हर साल कुछ न कुछ लोग परेशानी खड़ी कर देते हैं। हमने प्रशिक्षण को गोपनीय रखने की पूरी कोशिश की है, फिर भी जानकारी लीक हो जाती है। ली गुई ने कहा, चलिए देखते हैं क्या होता है। अगर यह ऑपरेशन उजागर हो जाता है तो मुझे लगता है कि स्टोन लेक थाने में कोई मुखबिर जरूर होगा। उसके बाद हमारी जांच का दायरा सीमित हो जाएगा। पवन तरंग 1। कृत्रिम झील पर एक रंगीन नाव पर एक दुबला पतला बूढ़ा व्यक्ति अपने हाथ में एक अजीब कटोरे जैसी वस्तु पकड़े हुए था, जो गहरे लाल रंग के तरल से भरी हुई थी, जिससे हल्की खूनी गंध आ रही थी।
उसने अपनी उंगली काटकर कटोरे में डुबोई। दोनों रक्तों के आपस में मिलने पर एक विचित्र परिवर्तन हुआ, जिससे उनका रंग गहरा हरा हो गया और वातावरण में एक अनोखी सुगंध फैल गई। वहां मौजूद श्रद्धालुओं ने सूंघा और उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो वे हवा में तैर रहे हों, मानो वे किसी पौराणिक स्वर्ग में प्रवेश कर गए हों। दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति ने अचानक कहा, सभी लोग अपनी आंखें बंद करें और कम्युनिकेशन सेंस स्पेल का जाप करें। 50 श्रद्धालुओं ने आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे ये शब्द बुदबुदाए। हे स्वर्गिक राजा, आपका सद्गुण असीम है। हे स्वर्गिक राजा, आपका सद्गुण असीम है। गहरे हरे रंग का तरल पदार्थ तेजी से घूमने लगा, अंततः 1 फुट लंबे बिना शल्क वाले हरे सांप में परिवर्तित हो गया। ध्यान से देखने पर सांप का सिर गहरे हरे बालों वाले एक बिना चेहरे वाले व्यक्ति जैसा प्रतीत हुआ, जिसका लिंग स्पष्ट नहीं था। उसका चेहरा फट गया और एक दोमुही जीभ निकली, जो दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति के शरीर से रेंगते हुए वांग लिनकाई के चेहरे तक पहुंच गई। इस समय वांग लिनकाई की आंखों में कट्टरता की चमक थी। उसकी दुनिया में हरे रंग के कवच में एक दिव्य आकृति स्वर्ग से उतरी। उनका चेहरा उदात्त और राजसी था। वे धीरे धीरे वांग लिनकाई के पास आए और एक चुंबकीय अलौकिक आवाज में सीधे उनके आध्यात्मिक हृदय में कहा, हे मनुष्य, क्या तुम मेरे सच्चे नाम की स्तुति करना चाहते हो, मेरे कर्मों का प्रचार करना चाहते हो, मुझे पिता के समान पूजना चाहते हो, मेरे रक्त से बहना चाहते हो, मेरी इच्छा में विश्वास करना चाहते हो, मेरे शरीर की रक्षा करना चाहते हो और मेरे अधिकार से कार्य करना चाहते हो? अब से बिना पछतावे के, बिना विश्वासघात के, बिना अनादर के, जन्म जन्मांतर तक मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। अपना हृदय पूरी तरह खोल दो और दिव्य शक्ति तुम तक पहुंचेगी। हरे रंग के सर्प ने धीरे से वांग लिनकाई के माथे पर अपना सिर फेरा। वांग लिनकाई ने अपना मुंह खोला और सर्प उसके सिर के चारों ओर लिपट गया, मानो आसपास के श्रद्धालुओं को उदासीनता से देख रहा हो। अचानक सर्प ने एक तीखी चीख मारी और एक कोने की ओर हरे रंग की रोशनी की किरण छोड़ी। वहां मौजूद एक श्रद्धालु भयभीत होकर तुरंत खड़ा हुआ और बाहर निकलने के लिए भागा, लेकिन हरी रोशनी अविश्वसनीय रूप से तेज थी और जल्द ही उसके शरीर को भेदते हुए उसे पानी में छप छप के साथ गिरा दिया। पब फ्यूचर एड्स। दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति के चेहरे का भाव अचानक बदल गया। धिक्कार है, ये व्यक्ति सच्चा विश्वासी नहीं था। आज रात होने वाले दिव्य समारोह के खुलासे का पर्दाफाश हो सकता है। आसपास के वातावरण की जांच के लिए ड्रोन तैनात करें। दुबला पतला बूढ़ा आदमी तुरंत नाव से बाहर निकला और रात के आकाश की ओर देखने लगा। फुफकार, फुफकार। नाव के अंदर से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं। हरा सर्प कहीं नजर नहीं आ रहा था। वांग लिनकाई ने अपने भीतर एक अतुलनीय शक्ति का अनुभव किया और मुस्कुरा उठा। पल भर में उसकी त्वचा के नीचे एक झुंझुनी और खुजली सी महसूस हुई और बांस की कोम्पलों की तरह हरे शल्कों की परतें उभर आईं और उसे ढक लिया। हर सांस के साथ वह गहरे हरे रंग के शल्क कवच से ढक गया, जिससे धातु जैसी चमक निकल रही थी। इस विचित्र दृश्य को देखकर अन्य विश्वासियों ने कोई भय नहीं दिखाया, बल्कि उनकी आंखें कट्टरता से चमक उठीं और उन्होंने वांग लिनकाई को एक शक्तिशाली हरे कवच वाले स्वर्गीय देवता के रूप में देखा। दुबला पतला बूढ़ा व्यक्ति अंदर आया और प्रसन्न प्रतीत हुआ। बुरा नहीं, आपकी दिव्य बुद्धि बहुत प्रबल है। बाकी सब लोग इसे देखो, यह एक दिव्य चमत्कार है। आज मैं धूप के स्वामी के रूप में वांग लिनकाई 13वें दिव्य सेनापति को अपने पीछे आने की घोषणा करता हूं। तब तक वांग लिनकाई ने अपनी शक्ति पर नियंत्रण पा लिया था और वह एक साधारण व्यक्ति से अलग नहीं दिख रहा था। धन्यवाद धूप के उस्ताद। वांग लिनकाई बेहद खुश थे। प्रचारित सामग्री। सभी लोग उनके शानदार प्रदर्शन को निहार रहे थे। अधिक 726, 182, 242। डेलेना का वह दृश्य जिसने 10,000 फैन फिक्शन की शुरुआत की। अधिक 341, 85, 114। सबसे हॉट कौन है? टू हॉट टू हैंडल की सबसे सेक्सी स्टॉर्स। अधिक 702, 176, 234। यही वो शक्ति थी जिसका उसने सपना देखा था। वर्षों के कठिन अभ्यास में लगे साधारण मार्शल आर्टिस्ट भी उसके सामने कुछ नहीं थे। केवल दिव्य ज्ञान और ईश्वर में अटूट आस्था से ही असाधारण शक्तियां प्राप्त की जा सकती थीं। ये कितनी बड़ी बात थी। दाशिया में हर किसी के लिए ड्रैगन के समान शक्तिशाली बनने का अवसर, और फिर भी आधिकारिक रूप पवित्र संप्रदाय को दबाने का था। बिल्कुल बेतुका। उस क्षण वांग लिनकाई की आस्था और भी दृढ़ हो गई। दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति ने ड्रोन द्वारा प्रसारित छवियों को देखते हुए आह भरी। बहुत बुरा हुआ, हम अब सू सिटी में नहीं रह सकते। वह मंत्र का जाप करने लगा। अचानक कटोरे में एक रहस्यमयी हरी लौ प्रकट हुई।
उसने कटोरे को हल्के से झुकाकर उस हरी लौ को भूतिया अग्नि की तरह छोड़ दिया, जो विशाल बगीचे में फैल गई। उन्होंने श्रद्धा से भरी निगाहों से उन भक्तों को देखा। ये लोग जीवन के हर क्षेत्र से आए थे और सभी ईश्वर द्वारा प्रदत्त शक्ति की इच्छा रखते थे, लेकिन दैवीय ज्ञान के बिना ये सब व्यर्थ था। भक्तों ने कहा, धूप के स्वामी, हमें ये दिव्य उपहार कब प्राप्त होगा? मैंने पहले ही 3 मिलियन अगरबत्ती के पैसे दान कर दिए हैं। मैंने 3 लोगों को इस संप्रदाय में शामिल होने के लिए राजी कर लिया है। दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, निश्चिंत रहें, अब मैं आप सभी को शक्ति प्रदान करूंगा। उन्होंने एक मंत्र पढ़ा और अचानक आम श्रद्धालुओं के शरीरों के भीतर एक हरी धुंध फैल गई, जिसे उन्होंने अनजाने में पिछली रहस्योद्घाटन समारोह के दौरान सांस के साथ अंदर ले लिया था। उनकी आंखों से एक अजीब सी हरी रोशनी चमक उठी, उनके चेहरे उत्तेजक पदार्थों का इंजेक्शन लगाए गए एथलीटों की तरह बैंगनी रंग के हो गए, जिससे उन्हें ये भ्रम हुआ कि वे किसी भी चीज को चीर फाड़ सकते हैं। आगे बढ़ो, पवित्र संप्रदाय के लिए लड़ो और मृत्यु के बाद तुम संत लोक में प्रवेश करोगे। जैसे ही उनके शब्द समाप्त हुए, वे श्रद्धालु, हे स्वर्गिक राजा, आपका सद्गुण असीम है, का जाप करते हुए बरसात की रात में बाहर निकल आए। उनकी विचित्र चीखें लगातार गूंज रही थीं। 13वें दिव्य सेनापति, मेरे पीछे आओ। दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति ने रंगीन नाव में आग लगाई, एक मंत्र पढ़ा, अपने चारों ओर हरी रोशनी फैलाए और 9 परछाइयों के साथ कृत्रिम झील में गोता लगाया। वे चुपके से तैरते हुए एक गुप्त द्वार तक पहुंचे। यह क्षेत्र ग्रांड कैनाल से जुड़ा हुआ है। वह तैरकर बाहर निकला ही था कि उसे खतरे का आभास हो गया। नहर के किनारे एक धुंधली सी आकृति काफी देर से इंतजार कर रही थी। वह हट्टा कट्टा था, उसकी मांसपेशियां उसकी वर्दी के ऊपर खींची हुई थीं, उसके चारों ओर लाल दुष्ट बाघ की एक अदृश्य आभा फैल रही थी। उसका शरीर हल्की लाल चमक से दमक रहा था, मानो कोई आदमी आग में जल रहा हो। तेज बारिश पास नहीं आ सकी, पास आते ही भाप बनकर उड़ गई। लाल दुष्ट बाघ चेन झेन। दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति का चेहरा गंभीर हो गया, फिर उसने व्यंग्य भरी मुस्कान दी। सिर्फ तुम अकेले मुझे पकड़ने की सोच रहे हो, सपने देखते रहो। एक सफेद परछाई तेजी से अंदर आ गई। अचानक बाईं ओर से हरे धुएं ने उस बूढ़े व्यक्ति की आकृति को घेर लिया और फिर वह बगीचे की लोहे की बाड़ पर कूद गया। जिस जगह वह खड़ा था, वह अब झुकी हुई और विकृत थी। फर्श चकनाचूर हो गया था और धूल उड़ रही थी। एक सुंदर आकृति उभर आई। क्लाउड कैचर कियान मिंग। बूढ़े आदमी की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। आज शायद वही दिन हो जब उसका पतन हो जाए। ... विंड वेव फॉरेस्ट के प्रवेश द्वार पर याओ चेंग ने अकेले ही 2 ताकतवर आदमियों को मार गिराया था। लू चेंझो सबसे पीछे पीछे चल रहा था और सबसे आखिर में दाखिल हुआ। और तियान चेन शियाओयुन और लेपर्ड वुमन के साथ मिलकर वह बगीचे में और गहराई तक गया। अचानक एक हिंसक परिवर्तन हुआ। श्वेत बाघ सेना को तोड़ रहा है। एक पुरुष पंथी, जिसका चीरक असाधारण था, एक पेड़ से कूदकर नीचे आया और हाथ में खंजर लिए हुए व्हाइट टाइगर माउंटेन स्प्लिट तकनीक से सीधे लू चेंझो की गर्दन पर वार किया। वह एक मार्शल आर्टिस्ट था, यहां तक कि डार्क फोर्स को भी समझता था। फिर भी चेंझो के इस वार से वह चौंक गया और एक ठंडी हवा सीधे उसकी पीठ पर लगी। व्हाइट टाइगर कृपाण तकनीक। लू चेंझो ने एक झटके में कदम बढ़ाते हुए हमले से खुद को बचा लिया। वह व्यक्ति जमीन पर गिरा और तेजी से आगे बढ़ा। अंधेरी रात में खंजर की ठंडी रोशनी चमक रही थी और उसने चेंझो पर फिर से वार किया। लू चेंझो हार्ट की गोंद से सुरक्षित था, लेकिन वह जानता था कि धारदार हथियारों का सामना करते समय बचाव ही सबसे अच्छी रणनीति है। सावधानी कभी व्यर्थ नहीं जाती। उसने एक बार फिर उस आदमी के वार से खुद को बचाया और अपने दाहिने पंजे की तेज गति से उस आदमी की कलाई पकड़ ली। उसे जोर से मोड़ा और चटकने की आवाज सुनी। दर्द से कराहते हुए वह आदमी चीख उठा और उसका खंजर जमीन पर गिर गया। चेंझो ने उस आदमी की बाईं कलाई भी तोड़ दी, जिससे उसे असहनीय दर्द हुआ और वह पसीने से तर हो गया। टकराना। चेंझो के टाइगर वेनेरेट माउंटेन शैटरिंग पाम के प्रहार से वह व्यक्ति बेहोश हो गया और 10 मीटर से अधिक दूर जा गिरा। लू चेंझो ने जमीन पर पड़े खंजर को देखा। उसे उठाने के लिए झुकने ही वाला था कि अचानक उसके डालिंग एक्यू पॉइंट से एक सिहरन दौड़ गई। जमीन पर पड़े उस आदमी के मुंह में किसी अज्ञात समय पर हरे प्रकाश का गोला प्रकट हुआ और उसने उसे चेंझो की ओर फेंका। चेंझो तेजी से लुढ़ककर रास्ते से हट गया और उनसे दूरी बना ली। हरी बत्ती अपने लक्ष्य से चूक गई। वह हरे रंग के वस्त्रों में लिपटी एक अलौकिक आकृति थी, कढ़ाईदार जूतों पर खड़ी थी, हरे रंग की तेल कागज की छतरी पकड़े हुए थी। उसका चेहरा बर्फ की तरह पीला था, जैसे बीजिंग ओपेरा के किसी चित्रित चेहरे जैसा, लेकिन उसके गाल चमकीले लाल रंग से सजे हुए थे और उसका सचमुच चेरी जैसा छोटा मुंह था।
हंसी हंसी हंसी। वह लड़खड़ाते हुए चलता था, उसकी हंसी किसी भयावह चीज को मुश्किल से छिपा पा रही थी। बरसात की रात की ठंडक बढ़ती जा रही थी। तभी हरे वस्त्र पहने आकृति ने चेंजोऊ पर झपट्टा मारा, जिसने पहले ही अपना हार्ट की गोंद सक्रिय कर लिया था और अपने सुरक्षात्मक सूट से निकलने वाली गर्मी को महसूस कर रहा था। सचमुच एक शून्य वस्तु। आओ, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। थप्पड़। कोड़े की एक जोरदार आवाज गूंजी। हल्की नीली रोशनी से जगमगाता एक लंबा कोड़ा हरे वस्त्रधारी आकृति के चारों ओर एक आध्यात्मिक सर्प की तरह लिपट गया। एक झटके के साथ आकृति अनियंत्रित रूप से पीछे की ओर उड़ गई और फिर कोड़ा ऊपर उठाया गया और जोर से नीचे पटका गया। बरसात की रात के सन्नाटे को चीरती हुई कोड़े की कर्कश आवाज ने नीले पत्थर के फर्श को चटका दिया, जिससे टुकड़े उड़ने लगे। हरे वस्त्र पहने हुए आकृति ने दर्दनाक चीख मारी। ऊपर के गलियारे से एक दुबली पतली आकृति नीचे उतरी। उसकी नसों से उभरे हाथों में 4 मीटर लंबा मुलायम चाबुक था। उसके पैर मजबूती से जमीन पर टिके हुए थे। चेन शियाओयुन ने कहा, लू चेंजो, हट जाओ। मैं इस भूतिया चीज को कोड़े मारकर मार डालूंगा। चेन शियाओयुन चिल्लाए और चाबुक ने जमीन पर पड़े हरे वस्त्रधारी व्यक्ति पर जोरदार प्रहार किया। स्पष्ट रूप से ये वॉर्ड ब्लेड संग्रह की एक उच्च स्तरीय वस्तु थी, अत्यंत शक्तिशाली। चेंजो ने उसे सुरक्षित देखकर उसकी रक्षा के लिए पहरा दिया। अध्ययन कक्ष में थोड़ी ही दूर पर बूढ़ा तियान और तेंदुआ महिला भी भयंकर रूप से लड़ रहे थे। टूटी हुई लकड़ी की खिड़कियों से लोग लगातार बाहर गिर रहे थे, कुछ तो कमल के तालाब में भी जा गिरे। दर्द भरी चीखें हवा में गूंज रही थीं। बारिश तेज होती जा रही थी और प्रतिभाशाली वर्ग की 9वीं श्रेणी की प्रतिभावान चेन शियाओयुन इस खतरनाक स्तर की शून्य शक्ति को नियंत्रित करने में कामयाब हो रही थी, जो पुरुषों के बराबर स्त्रीत्व की क्षमता को साबित कर रही थी। अचानक चेंजो की नजर अंधेरी रात में एक हरी परछाई पर पड़ी। एक और शून्य चीज। चेन शियाओयुन के पीछे गलियारे की बेलों से ढकी छत पर एक हरी छाया चमकती देख लू चेंजो ने अपनी मुद्रा तैयार कर ली। खरगोश की तरह फुर्ती से चलते हुए उसने सी स्वीपिंग बॉडी का प्रयोग करते हुए चेन शियाओयुन के गिरते हुए कोड़े को पार किया और दौड़ की ऊर्जा का उपयोग करते हुए टाइगर टेल लेग को प्रचंड बल की तरह छोड़ा। 8वें दर्जे की डार्क फोर्स विस्फोटित हुई, किसी कठोर वस्तु से टकराई, जिससे एक तीव्र टक्कर हुई और हरी छाया दूर जाकर सामने पानी में गिर गई। छपाक। हरी परछाई पानी से टकराए और एक फुफकारती हुई गर्जना निकली। धिक्कार है, ये दिव्य सेनापति तुझे टुकड़े टुकड़े कर देगा। गहरे हरे रंग के शल्कों वाला एक मानवाकार आकृति पानी से प्रकट हुआ। उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी। वह कोई और नहीं बल्कि 13वां दिव्य सेनापति जू हुआकियांग था, जिसे अभी अभी महान स्वर्गिक राजा का अनुग्रह प्राप्त हुआ था और दिव्य शक्ति से संपन्न किया गया था। बैंग बैंग बैंग। 3 गोलियों की आवाज सुनाई दी। एक गोली पानी की सतह पर लगी, 2 गोलियां सीधे डिवाइन जनरल की छाती में लगी। खाल चकनाचूर हो गई और गोलियां धंसने से चिंगारियां उड़ने लगीं। असहनीय पीड़ा के बावजूद उसकी जान को कोई खतरा नहीं था, लेकिन जियाओवान गुस्से से बेकाबू हो गया था। अभी अभी दिव्य वरदान प्राप्त करने के बाद वह इस अपमान को कैसे सहन कर सकता था। वह पानी से बाहर निकला और किनारे की ओर दौड़ पड़ा। आप मार्शल आर्टिस्ट हैं ना? और आप घात लगाकर हमला करते हैं। हरे रंग के उस राक्षस में, जिसमें शियाओवान का रूप बदल गया था, उसकी हथेलियों पर लगभग 3 इंच लंबे नुकीले हरे शल्क उगाए थे, जो पंजों जैसे दिखते थे। इस दौरान उसे 3 और गोलियां लगीं। शरीर में प्रवेश करते ही उनकी गति कम हो गई, इसलिए उनसे कोई जानलेवा खतरा नहीं था। चेंजो ने पहले ही अपनी बंदूकें पुनः भर ली थीं। अज्ञात शक्ति के दुश्मन का सामना करते हुए पहले गोलीबारी से उसे दबाना था, फिर सुरक्षित रूप से घातक प्रहार करना था। मरना। हरे रंग के शल्कों वाला राक्षस 10 फीट से भी अधिक ऊंचा उछला और लू चेंजो को जान से मारने के लिए उसकी ओर झपटा। खून की दुर्गंध उसके होश उड़ा रही थी। जैसा कि सर्वविदित है, वास्तविक युद्ध में मार्शल आर्ट के विशेषज्ञ हमेशा इतनी ऊंची छलांग लगाने से बचते हैं। ऐसा कदम उठाने का मतलब है आसान निशाना बनना, आसानी से अनुमान लगाया जा सकने वाला व्यक्ति बनना। और इस तरह उस राक्षस ने निराशाजनक रूप से कई और गोलियां खाईं। धत्तेरी की। छोटे वान को 6 गोलियां लगी थीं, जिनसे लगातार ताजा लाल खून बह रहा था। दैवीय शक्ति से प्राप्त उन्नत शरीर का सहारा लेते हुए वह अपनी गति तकनीक का इस्तेमाल करते हुए बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ा और गोलियों की मार झेलते हुए लू चेंजो के सामने आ गया। लू चेंजो भी उससे सीधे युद्ध करने को तैयार नहीं था। उसने सी स्वीपिंग बॉडी का इस्तेमाल करते हुए लहरों को पार करते हुए तालाब के बीच में बने मंडप तक पहुंचा, अपनी बंदूक निकाली और कई और गोलियां चलाईं। उन्हें महसूस हुआ कि उनकी दिव्य शक्ति और जीवन शक्ति उनसे दूर होती जा रही है।
उसने पहले सोचा था कि दैवीय शक्ति प्राप्त करने से वह सभी पक्षों को तहस नहस कर देगा और उन मार्शल आर्टिस्टों का सम्मान अर्जित करेगा जो उसे नीचा समझते थे। उसने अपने पहले ही युद्ध के इतने निराशाजनक होने की उम्मीद नहीं की थी। क्रोधित और हताश होकर वह किनारे की ओर दौड़ा और मंडप की ओर ऐसे छलांग लगाई जैसे कोई हरा प्याज उखाड़ रहा हो। लू चेंझोऊ पीछे हटे, मंडप के एक खंभे की ओर बढ़े और फिर दीवार से एक लात मारकर और पलटकर उछलती हुई गेंद की ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपनी सारी डार्क फोर्स को अपनी कोहनी में इकट्ठा किया, वार करने के लिए तैयार। ये चाल, टाइगर फॉर्म और बाजी फिस्ट वंश का संयोजन, टाइगर वेनेरेट हॉट टॉप एल्बो, अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। एक जोरदार धमाके के साथ 8वें दर्जे की अंधकार में शक्ति पल भर में विस्फोटित हो गई, जिसकी गड़गड़ाहट रात में पटाखों की तरह गूंज उठी। छोटे वांग को ऐसा लगा जैसे हाईवे पर कोई कार उसकी छाती से टकरा गई हो। उसकी खुरदरी छाती विकृत हो गई और अंधकार में शक्ति के बल ने, जैसे किसी पहाड़ पर बैल को टक्कर मार दी हो, उसके आंतरिक अंगों को चकनाचूर कर दिया। अभी पूरी तरह से परिवर्तित न हुई पसलियां 5 टुकड़ों में टूट गईं, पेट में अम्लीय द्रव उबलने लगा और उसका मुंह तरल पदार्थों से भर गया। लू चेंझोऊ ने उसे किनारे पर वापस धकेल दिया और फिर उस मुश्किल प्रतिद्वंद्वी से हार मानकर चेन शियाओयुन पर हमला कर दिया। ये देखकर चेन शियाओयुन ने हरे वस्त्र पहने शून्य भंग करने वाले दस्तानों से उस शून्य साधन का गला पकड़ लिया और जोरदार प्रहार करते हुए उसे गलियारे के एक खंभे से टकरा दिया। उसने एक पल रुककर सांस ली, चाबुक को अपने दाहिने हाथ में लिया, अपने दाहिने पैर से जमीन को हिलाते हुए पीछे हटी और अपने दाहिने हाथ में 9वें दर्जे की अंधकार शक्ति एकत्रित की। अचानक घूमते हुए चाबुक एक सांप की तरह हवा में 3 बार लिपटा और फिर सीधा हो गया। सर्पेंटाइन ट्रिपल इको, चटक चटक चटक। चाबुक की नोक पर सारी शक्ति एक साथ उमड़ पड़ी, जो लू चेंझोऊ की हृदय शीर्ष कोहनी से भी कहीं अधिक शक्तिशाली थी। छोटा वांग, जो देख भी नहीं पा रहा था कि यह क्या है, एक विचित्र शक्ति द्वारा एक बार फिर दूर जा गिरा। उसकी खाल के शल्क बिखर गए और वह मंडप में लू चेंझोऊ की ओर तेजी से गिरा। लू चेंझोऊ ने उड़ते हुए शरीर से बचते हुए, उसकी गति का उपयोग करते हुए केंद्रित अंधकार शक्ति से खंजर को उस घायल स्थान पर सटीक रूप से वार किया जहां से शल्क हट गए थे। पफ! लू चेंझोऊ ने यिन यांग अम्ब्रेला स्पिन का उपयोग करते हुए बल को संतुलित और उधार लिया। एक प्राचीन दिव्य सेनापति की तरह अपने दुश्मन की छाती पर खड़े होकर, एक कांपते हुए धुरी के साथ अपनी सारी शक्ति को एक बिंदु पर नोक पर केंद्रित किया, छोटी तलवार को हड्डियों और आंतरिक अंगों से होते हुए दूसरी तरफ से बाहर निकाला और फिर एक खंभे की ओर तेजी से बढ़ा। बैंग! नन्हा वांग अपने असहनीय दर्द से कराहते सीने को पकड़ रहा था क्योंकि उसे खंभे पर कीलों से ठोक दिया गया था। उसके भीतर की दिव्य शक्ति इतनी कमजोर थी कि वह स्थिति को पलट नहीं सकती थी। वह उस एकमात्र दिव्य कला का जाप करने के लिए व्याकुल था जो उसने सीखी थी। महान स्वर्गीय राजा, चुप रहो! बैंग बैंग बैंग! लगातार 3 गोलियां चली, खून की फुहार सी निकली। लू चेंझोऊ ने दुश्मन के मुंह में बंदूक ठूंस दी, सटीक निशाने पर गोली चलाई, बंदूक छोड़ी और मुट्ठियां कस लीं, दोनों तरफ से उसके कानों को भेदते हुए दुश्मन की कनपटी पर वार किए। हर वार में भयानक बाघ रूप की काली शक्ति समाहित थी, जो पत्थरों को तोड़ सकती थी और मंडप को हिला सकती थी। रास्ते में कहीं लिटिल वांग की निगाहें खाली हो गईं, उसका सिर पहले ही फट चुका था। उनकी जीवन शक्ति तेजी से घटने लगी। अपने अंतिम क्षणों में उनके जीवन की झलक एक मेहनती बैल के अस्तित्व को दर्शाती थी। साहित्य में उत्कृष्टता प्राप्त करने में असमर्थ, मार्शल आर्ट में अपर्याप्त, धन कमाने में असफल, घर खरीदने में असमर्थ, पत्नी न मिलने से वंचित और दूसरों द्वारा अपमानित। और जब अंततः उन्हें ईश्वर की कृपा प्राप्त हुई, तो परिवर्तन के वे सुखद दिन ही उनकी मृत्यु का दिन बन गए। दुखद जीवन का अंत हो गया। विंड वेव फॉरेस्ट के बाहर एक धुंधली आकृति उभरी, एक निर्जीव कोमल नग्न स्त्री। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था। मूसलाधार बारिश का सहारा लेते हुए वह पास ही स्थित नदी की ओर सरक गई और एक छलांग लगाकर उसमें कूद पड़ी, जिससे लहरें फैल गईं और फिर नदी की सतह के नीचे एक क्षणिक रक्तमय पक्षी की परछाई बिना किसी निशान के गायब हो गई। विंड वेव फॉरेस्ट से लगभग 3 किलोमीटर दूर सोने के फ्रेम वाले चश्मे पहने और बेहद सलीके से दिख रहे डॉक्टर चेन ने अभी अभी कपड़े बदले थे। एक महिला इंटरनेट सेलिब्रिटी बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी। उसका चेहरा लाल हो गया था, जिससे साफ पता चल रहा था कि वह अभी अभी किसी भयंकर लड़ाई से गुजरी है। डॉक्टर चेन ने सिगरेट जलाए और बालकनी में रखी एक झूला कुर्सी पर बैठकर बरसात की रात की नमकीन हवा का आनंद लिया। दूर स्थित विंड वेव फॉरेस्ट की ओर देखते हुए उनके होठों पर मुस्कान खिल उठी। संत प्रकट करने के समारोह के लिए इतना भव्य प्रदर्शन करना, क्या वे एक ही झटके में नष्ट होने का इंतजार नहीं कर रहे हैं?
मुझे उम्मीद थी कि जू हुआकियांग कुछ और समय तक उनका ध्यान भटकाएगा। लगता है कि आज रात उसकी मुलाकात स्वर्ग के राजा से होने वाली है। खैर, ये पुलिस का इस्तेमाल करके हॉट हैप्पीनेस संप्रदाय में अपने प्रतिद्वंद्वियों को कमजोर करने का अच्छा मौका है, ताकि भविष्य में अनुयायियों के लिए प्रतिस्पर्धा से बचा जा सके। प्रतिभाशाली छात्रों के क्षेत्र प्रशिक्षण में आमतौर पर एक शिक्षक गुप्त रूप से उनकी रक्षा करता है। इस युद्ध में रक्त बोधिसत्व के लिए एक प्रतिभाशाली छात्र को मारना ही काफी है। यदि वह चूक जाता है तो उसे तुरंत भाग जाना चाहिए। साधारण शून्य तत्वों के विपरीत रक्त बोधिसत्व मानव शरीर के भीतर छिपा रहता है। जब तक वह कोई क्रिया नहीं करता तब तक उसकी उपस्थिति का पता नहीं चलता, विशेषकर ऐसी अराजक परिस्थितियों में, यहाँ तक कि गुरुओं को भी नहीं जब तक कि वह कोई क्रिया न करे। प्रतिभाशाली छात्रों की कक्षा दास शिया के लिए अनमोल खजाने हैं। उनमें से किसी एक को भी मारना उनके संप्रदाय में महत्वपूर्ण पुण्य अर्जित करने का कारण बन सकता है, जिसे आवश्यक वस्तुओं के बदले भुनाया जा सकता है। पवन तरंग 1 शून्य भेदन दस्ताने पहने याओ चेंग ने अकल्पनीय गति से ईगल क्लॉ से प्रहार किया। उसके सामने हरे वस्त्र पहने प्रेत को बचने का कोई मौका नहीं मिला और अंततः वह हिंसक उन्माद में टुकड़े टुकड़े हो गया और एक हरे प्रकाश में विलीन हो गया जिसे बारिश ने धो डाला। एक अन्य चट्टानी टीले पर झो शिनकोन का ड्रैगन रूप गति और शक्ति की आभा के साथ प्रकट हुआ। उसके फुर्तीले ड्रैगन पंजे ने हरे वस्त्र पहने, सिर पर कन्फ्यूशियस टोपी लगाए और हाथ में पंखा लिए एक शून्य प्राणी को पकड़ लिया, जिसका चेहरा लाल था और होंठ चेरी जैसे लाल थे। फिर वह आकाश से नीचे गिर पड़ा। बादल का अजगर धरती को हिला रहा है। धमाका। 9वें रैंक के शिखर पर उसका रक्त और अंधकार में बल एक साथ विस्फोटित हुए, जिससे उसके गिरने के 3 फुट के दायरे में मौजूद सभी पत्थर चकनाचूर हो गए। हरे वस्त्रों से ढका शून्य प्राणी एक अस्पष्ट चमक में बिखर गया, उसकी दीप्ति फीकी पड़ गई। शाओ हे अभी भी हरे वस्त्र पहने एक विशाल शरीर वाले मोटे वॉइड थिन के साथ भयंकर लड़ाई लड़ रहा था। उसका परफेक्ट लेवल एप किंग पाम भी बेहद शक्तिशाली था, लेकिन वॉइड थिन को मारना अभी भी समय लेने वाला काम था। प्रतिभावान वर्ग में तृतीय श्रेणी की साधना वास्तव में महत्वहीन थी। अचानक वांग होंगदाओ एक गुलाबी दीवार के ऊपर प्रकट हुए, मानो बादलों से उभरती हुई कोई विशालकाय वेल हो, अत्यंत प्रभावशाली। उनके शरीर में यांगशी के स्पर्शक बिंदुओं से बहने वाले भरपूर रक्त ने उन्हें अविश्वसनीय शक्ति प्रदान की थी। उन्होंने हवा से छलांग लगाई और मुक्का लगने से पहले ही हवा ने बारिश के पानी के गड्ढों को साफ कर दिया और उनका भारी मुक्का जमीन पर जोर से टकराया। धमाका। हरे वस्त्र पहने शून्य प्राणी, जो शियाओहे से उलझा हुआ था, मानो बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गया हो, अब और सहन नहीं कर सका और एक चीख के साथ राख में तब्दील हो गया, जिससे शियाओहे केंद्रीय पत्थर की टाइलों में फैलती दरारों को देखता रह गया, एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर अनिच्छा से बोला, वांग भाई, मैं इसे संभाल सकता था। तुम बहुत धीमे हो। मुझे दुर्घटना का डर था और मुझे बगीचे में उच्च जोखिम वाली तैरती हुई शून्य वस्तुएं दिखाई दी। चलो पहले बूढ़े तियान और अन्य लोगों के साथ मिलकर स्थिति का जायजा लेते हैं। ठीक है। जैसे ही वे चारों जाने वाले थे, उन्होंने जमीन पर एक हरे रंग की भूतिया आग की आकृति को तैरते हुए देखा, जिसके केंद्र में एक दुबला पतला बूढ़ा व्यक्ति भयावह ढंग से कुछ बुदबुदा रहा था। बैंग बैंग बैंग। चारों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। बिना किसी झिझक के गोलियों की एक बौछार ने दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति को घेर लिया, लेकिन उसके चारों ओर मौजूद शाश्वत हरी अग्नि ने गोलियों को रोक दिया। गोलियां उसमें ऐसे समा गईं जैसे कोई पत्थर समुद्र में डूब जाता है। अंततः बूढ़े व्यक्ति तक पहुंचने से पहले ही वे बेबस होकर जमीन पर गिर पड़े। ये सोचना कि तुम इन छोटी मोटी चालों से इस धूप मास्टर की सुरक्षात्मक दिव्य अग्नि को भेद सकते हो, बिल्कुल कोरी कल्पना। तुम जैसे नौजवान जिनकी ताकत तीसरे दर्जे से भी ऊपर है, जरूर ड्रैगन सिटी मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी के प्रतिभाशाली होगे। आज तुम सबसे हिसाब चुकता करने का अच्छा दिन है। तुम लोग पीछे हट जाओ। वांग होंगदाओ अचानक दहाड़ा और पल भर में उसकी अदृश्य आभा एक विशालकाय वेल की तरह समुद्र की गहराई को चीरते हुए उमड़ पड़ी, जिससे हजारों लहरें उठ उठीं। उसने हार्ड ची गोंग जैसी मुद्रा अपनाई। वेल फॉर्म फिस्ट तकनीक काफी खास है। इसके संस्थापक ने क्रॉस ट्रेनिंग के कुछ ज्ञान को इसमें शामिल किया है, क्योंकि वेल फॉर्म की चरम शक्ति के बावजूद इसमें लचीलेपन और गतिशीलता की कमी होती है। इसलिए ये क्रॉस ट्रेनिंग के कुछ फायदों को आत्मसात करके साधक की रक्षात्मक शक्ति को संभावित रूप से बढ़ाती है, जिससे वेल फॉर्म फिस्ट के अभ्यासकर्ता सही अवसर का लाभ उठाकर अपने दुश्मन को बिजली की तरह चूर चूर कर सकते हैं। वांग होंगदाओ ने वेल फ्लिपिंग सी फिस्ट नामक प्रथम श्रेणी की मुक्केबाजी तकनीक में महारत हासिल कर ली थी,
जिसे वेल फॉर्म के संस्थापक और स्काई सप्रेसिंग मिस्टिक वेल के वर्तमान मास्टर वान कुन ने बनाया था, जो वेल फॉर्म के अग्रणी व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी ताकत से वेल फॉर्म को 100 रूपों में स्थान दिया था। इस क्षण उसकी चरम सीमा शक्ति का विस्फोट हुआ, जो अन्य तीनों की संयुक्त शक्ति से भी कहीं अधिक शक्तिशाली प्रतीत हुई। यहाँ तक कि अत्यंत अभिमानी याओ और झोउ भी उसके सामने हीन महसूस करने लगे। क्या यही वान होंगदाओ की असली ताकत है? तेंदुलों के 6 शिष्यों में वान होंगदाओ सबसे बलवान और सबसे शांत स्वभाव का था। अब वह अपने साथियों की रक्षा के लिए भयंकर पंथ के उपासक गुरु का सामना कर रहा था, जिससे उनके मन को शांति मिली। जैसे कोई कीड़ा रथ को रोकने की कोशिश कर रहा हो। दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति की हरी प्रचंड दिव्य ज्वाला अचानक 2 आपस में लिपटे हुए सांपों के सिरों में तब्दील हो गई। वे फैलती गईं और 3 मीटर लंबे हरे ज्वाला अजगर में बदल गईं, जो वान होंगदाओ की ओर बढ़ने लगा और अत्यधिक गर्मी चारों ओर फैल गई। वान होंगदाओ अविचलित खड़े रहे और उन्होंने अपने साधारण कपड़े फाड़ दिए, जिससे उच्च स्तरीय सुरक्षात्मक कवच में लिपटी उनकी मांसपेशियां दिखाई देने लगीं। वेल को पलटने वाली समुद्री शक्ति। वान होंगदाओ का हुआ क्षेत्र सक्रिय हो गया, उसकी बाइसेप्स ऐसे फूल गई मानो उसके सुरक्षात्मक कवच के नीचे अजगर और सांप रेंग रहे हों। उसने अपनी विशाल भुजाओं को फैलाकर उस विशालकाय अजगर को घेर लिया और अचानक उसे एक विशाल वेल की तरह पलट दिया। बूम! हरा अजगर हरी लपटों के विस्फोट में बिखर गया। उच्च स्तरीय सुरक्षात्मक सूट पहने वान होंगदाओ हरी आग से बाहर निकले, उनके अदृश्य सुरक्षा कवच ने लपटों को विस्थापित कर दिया। उन्होंने सांपों के सिर पकड़े और उन्हें सहजता से कुचल दिया। उनकी शक्तिशाली आभा हवा में फैल गई और उनके होठों पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान थी। आपकी दिव्य कलाएं कोई खास नहीं है। दुबला पतला बूढ़ा व्यक्ति क्रोधित हो उठा। बेशर्म छोटा बदमाश। उसने एक मंत्र पढ़ा और तभी अचानक कृत्रिम चट्टान के टुकड़े हवा में तेजी से आते हुए दिखाई दिए। ये बाकी 3 लोग थे जो दूर से वान होंगदाओ की सहायता करने का अवसर तलाश रहे थे। हालांकि वे अहंकारी थे, फिर भी उन्होंने सीधे तौर पर धूपदानी मास्टर का सामना करने की हिम्मत नहीं की। मरना। वर्षों की मेहनत बर्बाद हो गई और एक कनिष्ठ द्वारा लगातार अपमानित किए जाने पर दुबला पतला बूढ़ा पागल हो गया। हरे रंग की आग से हुए हमले से बचने के बाद उसने अपना हाथ हिलाया और इस बार 18 हरे सांप हवा में उनकी ओर दौड़ पड़े। स्पष्ट रूप से यह एक दूर से किया गया हमला था, जिसका उद्देश्य उन्हें एक ही बार में खत्म कर देना था। अचानक आकाश से एक आकृति गिरी। वह बादलों और चंद्रमा पर चला, उसकी हथेलियां खिलते कमलों की तरह लहराईं और हरे सांपों को चूर चूर कर दिया। एक जोरदार धमाके के साथ वह आकृति जमीन से ऊपर उठी, अनगिनत जलप्रपात उड़ाते हुए, फिर दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति की रक्षा करने वाली दिव्य अग्नि पर सफेद प्रकाश की किरण की तरह प्रहार किया। आंधी के प्रहार से उत्पन्न हवा ने बारिश के पानी को पास आने से रोक दिया। ताई ची क्लाउड पुशिंग। उसका शरीर सफेद प्रकाश से जगमगा रहा था, यिन यांग मछली की तरह घूम रहा था, अविश्वसनीय शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। सफेद प्रकाश से ढकी उसकी हथेली ने उच्च तापमान को नजरअंदाज करते हुए सुरक्षात्मक हरी लपटों को भेद दिया। दुबला पतला बूढ़ा आदमी हवा में उछल गया और उसके मुंह से ताजा खून निकल रहा था। धिक्कार है, वह इतनी जल्दी मेरे पास पहुंच गया। मेरे दिव्य सेनापति कहाँ हैं? पानी की छप छप। झील की सतह पर सफेद भाप आसमान में उठ रही थी। एक आकृति पानी पर चल रही थी, जहां भी जाती उसे उबाल रही थी। उसका चेहरा गुवान गोंद की तरह लाल था। उसके पीछे झील पर 6 क्षत विक्षत शरीर जले हुए घावों के साथ तैर रहे थे। उनके शरीर भी कमोबेश हरे रंग के शल्कों से ढके हुए थे, ठीक वैसे ही जैसे नन्हे वान का शरीर था। इसमें पुलिस बल के अन्य विशेषज्ञों द्वारा मारे गए 2 दिव्य सेनापति भी शामिल हैं। 13 प्रमुख शिष्यों में से 9 मारे जा चुके हैं। चेन झेन ने शुरू में इन लोगों को पूछताछ के लिए जिंदा पकड़ने का सोचा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि ये पंथवादी एक एक करके सचमुच बेकाबू होकर पागल हो रहे थे, जैसे पतंगे आग की ओर खींचे चले जाते हैं और मौत से बेपरवाह रहते हैं। यही मुख्य कारण था कि दुष्ट आपदा से जुड़े मामले काली आपदा से जुड़े मामलों की तुलना में सुलझाना अधिक कठिन था। दाशिया को सामान्य मानव अपराधियों, यहां तक कि मार्शल आर्टिस्टों को पकड़ने का पर्याप्त अनुभव था, लेकिन ये पंथवादी, जिनके पास देवताओं या शैतानों जैसी शक्ति थी, अजेय थे और उनमें से कई को केवल मारा ही जा सकता था। यह देखकर कि वह एक बार फिर 2 मार्शल आर्टिस्टों से घिरा हुआ था। दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति की पलकें बेतहाशा फड़क रही थीं, वह बचने का रास्ता सोच रहा था। टाइगर ईविल की पूरी ताकत के साथ चेन झेन उस पर टूट पड़ा। उसके वार कियान मिंग की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली और बेजोड़ थे। दुबले पतले बूढ़े ने सीधे वार सहने की हिम्मत नहीं की, लेकिन कियान मिंग ने उसकी हर हरकत को रोक दिया और वह चाहे जिस भी दिशा में जाने की कोशिश करे, उसे लात मारकर पीछे धकेल दिया।
उन्हें पता था कि उनकी स्थिति बेहद गंभीर है। बहुत अफसोस, मैं स्वयं हमारे ईश्वर के अवतरण का स्वागत नहीं कर पाऊंगा। दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति की आंखों में अनिच्छा झलक रही थी और उसका सड़ता हुआ शरीर अचानक आग की लपटों में घिर गया। उसके कपड़े जलकर राख हो गए और गहरे हरे रंग के शल्कों से ढका उसका पतला शरीर दिखाई दिया। हरी लपटों ने उसकी त्वचा को जैद की तरह पारदर्शी बना दिया, जिससे उसके विकृत अंग दिखाई देने लगे जो मनुष्यों से बिल्कुल भिन्न थे। यहां से चले जाओ, चेन झेन जोर से चिल्लाए। बूढ़े आदमी की पुतलियां खड़ी दरारों में बदल गईं, उसकी भयावह दोमुही जीभ अंदर बाहर फड़फड़ाने लगी। उसने एक भयानक हंसी हंसी, उसका शरीर रबर की तरह असामान्य रूप से खींच गया। उसकी गहरे हरे रंग की पसलियों के कुछ हिस्से अंदर से बाहर की ओर मुड़कर कनखजूरे के पैरों जैसे अंग बना लिए। उत्कृष्ट संत लोग, महान दिव्य उपस्थिति, हे पवित्र अग्नि, मेरे दिव्य शरीर को भस्म कर दे। दयालु स्वर्गिक राजा, मनुष्यों पर दया करो। वह समझ से परे चीख उठा। उसकी उभरी हुई पसलियों ने चेन जेन को जकड़ लिया, जो लड़ाई के लिए करीब आ गया था। उसका दाहिना पंजा, भयावह हरे रंग के शल्कों से ढका हुआ, उसकी छाती की ओर बढ़ा। लाल दुष्टबाग कवच, उसके सीने पर गहरे लाल रंग की चमक एकत्रित हुई, जिसने हमले को रोक दिया। कियान मिंग एक सफेद धुंध में बदल गया। उसने विशालकाय पसलियों को चकनाचूर कर दिया और चेन जेन को बीच से बचा लिया। अन्यत्र ओल्ड तियान और अन्य लोग दर्जनों क्रूर अनुयायियों से घिरे हुए थे। चेन शियाओयुन का लंबा चाबुक पवन चक्की की तरह घूम रहा था, जिससे पास आने वाला कोई भी अनुयायी बुरी तरह उड़ जाता था। लू चेंझो भेड़ों के झुंड में घुसते हुए बाघ की तरह दहाड़ा, जिससे तुरंत ही 2 आदमी बेहोश हो गए। उस पर विभिन्न हथियारों से लैस लोगों के एक समूह ने हमला किया और लगातार टूटे हुए पत्थरों और स्टील के टुकड़ों से उस पर वार किए। उसने अपनी चतुराई और फुर्ती का पूरा फायदा उठाते हुए बाघ रूप के निकटवर्ती और त्वरित हमलों से बचते हुए लोगों को चारों दिशाओं में उड़ा दिया, जिससे हड्डियां जोर से टूटने की आवाज के साथ बिखर गईं। देखते ही देखते उसके चारों ओर बड़ी संख्या में लोग दर्द से कराहते हुए पड़े थे। लू चेंझोउ ने कोई रहम नहीं दिखाया, एक एक करके सबको हथेली से मारकर बेहोश कर दिया, फिर उन्हें चावल के पकौड़े लपेटने की तरह विलों की शाखाओं से बांध दिया। सांस लेने के बाद उसने चारों ओर देखा। लड़ाई और गोलीबारी की आवाजें काफी कम लग रही थीं। उसने गंभीरता से कहा, ऐसा लगता है कि ज्यादातर नियमित पंथवादियों से निपट लिया गया है। उसने मार्शल आर्ट ट्री की ओर देखा। टाइगर स्पिरिट, डिवाइन फिस्ट और अरहत स्किल दोनों में थोड़ा सुधार हो गया था। दूसरों से मार खाना भी एक तरह का अभ्यास था। हार ची गोंद द्वारा संरक्षित होने के कारण उसे जरा सी भी चोट नहीं आई। चेन शियाओयुन ने खून के धब्बे धोने के लिए अपने लंबे चाबुक को पानी में डुबोया। लू चेंझोउ ने सहज भाव से पूछा, तुम्हारे वॉर्ड ब्लेड की कीमत कितनी है? 13 मिलियन। लू चेंझोउ की आंख का कोना फड़क उठा। ये चाबुक मास्टर की यान्युन कृपान से भी अधिक महंगी थी। यह महिला वाकई धनी थी। आज रात पंथवादियों के साथ हुई लड़ाई ने उसे यह एहसास दिलाया कि व्यावहारिक प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए वास्तव में एक कारगर हथियार की आवश्यकता होती है। मार्शल आर्टिस्टों के अस्तित्व में आने से पहले मिश्र धातु के ठंडे हथियारों की मारक क्षमता साधारण मुट्ठियों और हथेलियों के लिए एक आकार घटाने वाले प्रहार के समान थी। मार्शल आर्टिस्टों के लिए भी, भले ही वे शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ न हों, मिश्र धातु के हथियारों का अपना उपयोग था। वह जियांगनान प्रतिभा प्रतियोगिता जीतने के लिए और भी उत्सुक हो गया ताकि वह एक बेहतर वॉर्ड ब्लेड खरीद सके। वह लंबे समय से फिस्ट ब्लेड हथियार पर नजर रखे हुए था, लेकिन अफसोस पैसों की कमी थी। कुछ देर सांस लेने के बाद वे चारों दूसरी जगह मदद करने के लिए चले गए। तिनक्वान मंडप। सूट पहने एक व्यक्ति ने, जिसके हाथ में खंजर था, अपनी सांस रोक ली और एकाग्र हो गया। वह दीवार के कोने के पीछे छिपकर पास आते कदमों की बढ़ती आवाज को सुन रहा था। तभी उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। पवित्र गुरु के लिए। वह अचानक हरकत में आया और उसका खंजर बिना रुके सामने खड़े छोटे बालों वाले युवक की ओर बढ़ा। लू चेंझोउ ने सहजता से हाथ से वार रोककर खंजर को पानी में गिरा दिया। उसकी शांत आंखों में बाघ जैसी घातक ऊर्जा थी और उसने हाथ बढ़ाकर हमलावर का गला पकड़ लिया। उस आदमी का चेहरा बैंगनी पड़ गया और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उसने अथक प्रयास किया, लेकिन व्यर्थ। जैसे ही उसकी मृत्यु होने वाली थी, उसने महसूस किया कि उसे दूर फेंक दिया गया है। फिर एक लंबे चाबुक से लपेटकर एक लंबी चोटी वाली लड़की के सामने लाया गया। चेन शियाओयुन की उंगलियों ने उस व्यक्ति के स्वर्गीय ऊर्जा बिंदु पर प्रहार किया और वह तुरंत बेहोश हो गया। शियाओयुन, क्या तुम एक्यूपॉइंट स्ट्राइकिंग के बारे में जानती हो? लेपर्ड वुमन, जो अभी भी च्यूइंग गम चबा रही थी, ने आश्चर्य से पूछा। मैंने अपने दादाजी से कुछ सीखा है, मुझे थोड़ा बहुत पता है।
खैर, मार्शल आर्ट परिवार से होने के लायक है। चारों ने सावधानी से आगे बढ़ते हुए बीच बीच में बातचीत की। इस व्यावहारिक प्रशिक्षण के बाद उनके बीच संबंध स्पष्ट रूप से काफी मजबूत हो गए थे। अब उनमें पहले जैसी रक्षात्मकता नहीं रही थी। विद्यालय में प्रतिस्पर्धात्मक साधना अभी भी स्पष्ट थी, लेकिन जब सहयोग की आवश्यकता होती थी तो वे अपने साथियों के साथ सच्चे मन से पेश आते थे, जिससे मार्शल आर्टिस्ट का वास्तविक स्वभाव प्रदर्शित होता था। इस समय तक मंडप में मौजूद आम अनुयायियों से निपटा जा चुका था। एक एक करके वे दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़े और पुलिस उन्हें उठाकर गाड़ियों में लादने लगी। हालांकि प्रतिभाशाली वर्ग में सदस्यों की संख्या कम थी, फिर भी अधिकांश अनुयायी उनके वश में हो चुके थे। अचानक तेंदुए वाली महिला के कान सतर्कता से फड़कने लगे। हमारे पास से ही कदमों की आहट आ रही है। तेंदुआ रूप धारण करने की साधना और अपनी स्वाभाविक रूप से संवेदनशील श्रवण शक्ति के कारण तेंदुआ महिला की बोध शक्ति असाधारण रूप से तीव्र थी। उसने अपना शरीर पलटा और एक नकली पहाड़ के पीछे छिप गई। लू चेंजुओ भी रुका और पास की एक छोटी इमारत में हल्के से छलांग लगाकर कोने में छिप गया। बूढ़ा तियान छज्जे पर चढ़कर लेट गया, जबकि चेन शियाओयुन एक बड़े विलो वृक्ष के पीछे छिप गई। बैंग बैंग बैंग, दो समूहों के बीच गोलीबारी की आवाजें सुनाई दी। लू चेंजुओ के चेहरे के भाव में हल्का सा बदलाव आया। यहां तक कि पंथवादियों के पास भी बंदूकें हैं। पहले से दो समूह एक दूसरे का पीछा करते हुए इस स्थान पर पहुंचे, इधर उधर भागते हुए अपने हथियारों से गोलियां चलाते रहे। नकली पहाड़, सफेद दीवारों और रेलिंग से गोलियां टकराकर वापस उछल रही थीं। गोलियों की चीख लगातार गूंज रही थी। उनमें से एक अजीबोगरीब शख्स, जिसने सुरक्षात्मक सूट और हरे रंग का खतरनाक हेलमेट पहन रखा था और हाथ में सबमशीन गन लिए अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था। उसने अंधाधुंध गोलीबारी की। उसकी भारी गोलाबारी ने पुल के दूसरी तरफ मौजूद पुलिसकर्मियों को रोक दिया। वह अजीबोगरीब शख्स पागलों की तरह हंस रहा था। हाँ हाँ हाँ, बहुत ही रोमांचक। पब फ्यूचर एड्स। तू कमीना, तूने मुझे गोली मारी। एक और विचित्र व्यक्ति गाली गलौज करते हुए पानी में कूद गया। ये दोनों द्वितीय दिव्य सेनापति और चतुर्थ दिव्य सेनापति थे, जो लंबे समय से धूप गुरु के अनुयायी थे और दोनों की शक्ति 9वें दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट के बराबर थी। उनकी दिव्य कलाओं को देखते हुए चरम सीमा क्षेत्र में मौजूद लोगों को भी उन्हें कम नहीं आंकना चाहिए। 13 दिव्य सेनापतियों में सबसे शक्तिशाली प्रथम दिव्य सेनापति थे, जो चरम सीमा के स्तर तक पहुंच सकते थे। उस समय वांग होंगदाओ की 4 सदस्यीय टीम ने उन्हें और तृतीय दिव्य सेनापति को घेर लिया था। पुलिस की तरफ से शियाओ लियू के नेतृत्व में 2 प्रथम श्रेणी के सशस्त्र पुलिसकर्मी कवर के पीछे छिपकर उन बदमाशों के साथ गोलीबारी कर रहे थे। उन्होंने ओरतियान को छत पर लेटे हुए भी देखा। कुछ ही देर में द्वितीय दिव्य सेनापति की गोलियां खत्म हो गईं। वह तेजी से लुढ़कते हुए कई बार गिरे और फिर एक नकली पहाड़ के पीछे छिप गए। जैसे ही वह वहां टिके, एक गेहूं के रंग के पतले हाथ ने उनकी सबमशीन गन छीन ली और तुरंत उनके कमर के निचले हिस्से पर जोरदार प्रहार किया। आश्चर्यजनक है या कुछ और, तेंदुआ स्त्री के मुंह से एक च्युइंग गम तीर की तरह निकला और ठीक दूसरे दिव्य सेनापति की बाईं आंख पर जा लगा। अचानक उसे चूने की एक थैली मिली और उसने उससे दिव्य सेनापति का चेहरा भिगो दिया। फिर उसकी गीली आस्तीन को उसके चेहरे पर जोर से मारा, जिससे सफेद धुआं उठने लगा और दिव्य सेनापति दर्द से चीखते हुए अपनी आंखें पकड़ ली। तेंदुआ स्त्री ने उसके ध्यान भटकने का फायदा उठाकर उसकी बंदूक छीन ली। उसने बड़ी चालाकी से उस अजीबोगरीब आदमी से कारतूसों का एक डिब्बा भी चुरा लिया, दूरी बढ़ाने के लिए कई कलाबाजियां की और फिर बिल्ली की तरह फुर्ती से एक विलो के पेड़ पर चढ़कर बंदूक में कारतूस भर लिए। लू चेंजुओ चुपके से देखते हुए मन ही मन सोचने लगा, मुझे भविष्य में कुछ नींबू भी अपने पास रखना चाहिए। पानी के भीतर मौजूद चौथे दिव्य सेनापति को झटका लगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यहाँ लोग छिपे होंगे। उन्होंने अपनी बंदूक तेंदुए वाली महिला के छिपने की जगह पर तानकर कई गोलियां चलाईं, जिससे लकड़ी के टुकड़े उड़ने लगे। दरार। पब फ्यूचर एड्स। एक चाबुक हवा में लहराया और चौथे दिव्य सेनापति की बंदूक को 10 मीटर से अधिक दूर पानी में गिरा दिया। चेन शियाओयुन ने अपने चाबुक से प्रहार किया और तुरंत खुद को फिर से छिपा लिया। प्रतिभाशाली छात्रों की टीम का तालमेल एकदम सटीक था। अभी भी विशेषज्ञ मौजूद हैं। दोनों दिव्य सेनापति घबरा गए। दूसरे दिव्य सेनापति ने अपने मुंह में कुछ बुदबुदाया। उसके शरीर पर मौजूद शल्क अचानक भिनभिनाने लगे और फिर वह घूम गया। उसके हरे शल्क नाशपाती के फूलों की सुइयों की ओलावृष्टि की तरह चारों दिशाओं में निकल पड़े, पेड़ों के तनों में घुस गए, पत्थरों को चकनाचूर कर दिया, पानी उछाल दिया और आसपास की इमारतों में प्रवेश कर गए। वूश वूश।
वूश! लू चेंझो ने ऊपर देखा और अपने सिर के ऊपर से प्रकाश की 3 लकीरें तेजी से गुजरती हुई देखीं, जिनमें से 2 सामने की दीवार में धंस गईं और एक धातु से टकराकर वापस उछल गई। उसने बचने के लिए अपने शरीर को थोड़ा झुकाया। बाल बाल बच गया। अच्छा हुआ कि मैं जल्दी में बाहर नहीं निकला। लू चेंझो ने अपने बगल में रखे तराजू को ध्यान से देखा, लेकिन उसे छूने की हिम्मत नहीं की। बुरी शक्तियां रहस्यमय और अप्रत्याशित थीं। अगर वह किसी भी प्रकार की ऊर्जा से खुद को दूषित कर लेता तो यह अच्छा नहीं होता। कुछ देर बाद वह परत अचानक नरम पड़ गई और हरे धुएं के एक गुबार में बदल गई जो गायब हो गया। पीछे केवल खून से लथपथ मानव मांस और ऊतक का एक छोटा सा टुकड़ा छोड़ गया। क्या ये मानव अंगों के रूपांतरण से उत्पन्न हुए हैं? सचमुच विचित्र है, मांस और रक्त इतनी जल्दी कैसे रूपांतरित हो सकते हैं? मार्शल आर्ट में सैकड़ों परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। बाहरी स्रोतों से प्राप्त इस प्रकार की शक्ति की कीमत बहुत भारी होगी। लू चेंझो को उस पंथ की शक्ति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह छिपता रहा, कार्रवाई करने के सही क्षण की प्रतीक्षा करता रहा। दरार! अचानक बिजली की एक तेज चमक रात के आकाश में कौंध गई। डार्लिंग एक्यू पॉइंट की ठंडक ज्वार की तरह उमड़ रही थी। तभी लू चेंझो ने अचानक छत की ओर देखा। बिजली की चमक से उसने छत पर मकड़ी की तरह फैली हुई एक हरी आकृति देखी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, गाल लाल हो गए थे, आंखें गोल थीं और दांत तराशे हुए थे। उसने अपना सिर 180 डिग्री घुमाया और लू चेंझो के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान ला दी। अभी भी शून्य चीजें मौजूद हैं। लू चेंझो अचानक पलट गया और परछाई बिजली की तरह उस जगह पर गिरी जहां वह अभी था, जिससे जमीन पर पाले की एक परत जम गई और ठंडी हवा का सैलाब उमड़ पड़ा। अपने लक्ष्य से चूककर वह रहस्यमयी शून्य वस्तु दीवार में समा गई, पाले की एक लकीर और चरमराहट की आवाज छोड़ते हुए। लू चेंझो तेजी से कमरे के बीच में लौट आया और अनगिनत बदलावों के बावजूद अपरिवर्तित बना रहा। ऐसे भयानक राक्षस का सामना करते हुए वह जानता था कि वह दीवारों का सहारा नहीं ले सकता। उसने अपनी मुद्रा तैयार की, थोड़ा सा हिलते डुलते हुए, चारों दिशाओं में ध्यान से सुनते हुए। उसकी बाघ जैसी आंखें चारों ओर स्कैन कर रही थीं और छत पर नजर रखना नहीं भूली। वूश! ठंडी हवा का एक झोंका आया। वह अचानक उछल पड़ा और बाज की तरह पलटी मारकर बचने की कोशिश की। तभी उसने देखा कि जमीन से 4 भयानक सफेद अंग निकल रहे हैं, जिससे वह लगभग लड़खड़ा गया। दुश्मन चारों ओर थे, आगे, पीछे, बाएं, दाएं, ऊपर और नीचे। इन शून्य प्राणियों की परेशानी पैदा करने वाली प्रकृति पूरी तरह से प्रदर्शित हो गई। उनकी प्रत्यक्ष घातकता उन राक्षसों या पंथवादियों जितनी अधिक नहीं थी, लेकिन वे कहीं अधिक खतरनाक थे। चूक जाने पर वॉर्ड थिन फिर से छिप गया। केवल भयानक हंसी की गूंजती स्टीरियो ध्वनि ही लू चेंझो का ध्यान भटका रही थी। गर्जन! लू चेंझो अचानक चिल्ला उठा और बाघ की दहाड़ जैसी आवाज निकाली। पर्वतीय वन का राजा, 100 प्राणियों में सर्वोच्च। एक ही गर्जना से राक्षस और भूत तितर बितर हो जाते हैं। दीवार के एक कोने में एक हरी परछाई दिखाई दी। ये हरे वस्त्र पहने हुए शून्य प्राणी था जो अदृश्यता से बाहर आ गया था। गर्जना ने उसमें एक अकथनीय भय उत्पन्न कर दिया था, जिसके कारण उसका आकार अनियंत्रित रूप से दीवार से बाहर निकल आया। लू चेंझो तेजी से आगे बढ़ा। उसका बाघ का पंजा दीवार से टकराया। शून्य भेदन करने वाले दस्ताने प्रतिदीप्ति से चमक उठे और उसने शून्य प्राणी को पकड़ लिया। शून्य प्राणी ने जोरदार संघर्ष किया। उसकी बर्फीली शक्ति फैलकर लू चेंझो की दाहिनी भुजा पर चढ़ गई। एक साधारण व्यक्ति अब तक जम चुका होता, लेकिन 8वें दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट लू चेंझो के शरीर में ची ब्लड की ज्वाला जल रही थी। गर्जन! वह फिर से दहाड़ा। उसकी आवाज बगीचे में गूंज उठी। अचानक नकली पहाड़ियां, तालाब और झाड़ियां, हरे रंग की भूतिया आग की लपटें चौंकाने वाली ढंग से प्रकट हुई। ये कमजोर शरीर वाले बूढ़े व्यक्ति द्वारा छोड़े गए निम्न स्तर के तैरते हुए शून्य प्राणी थे, जो शक्तिहीन था और आम लोगों को धमकाने के लिए ज्यादातर मायाजाल का इस्तेमाल करता था। ऑफिसर लियू, हमें शून्य प्राणियों के निशान मिले हैं। जल्दी करो, इन सब को नष्ट कर दो ताकि ये और मजबूत न हो सके। पुलिस ने खुशी जाहिर की। उनके वॉर्ड थिंग्स डिटेक्टर लगातार फ्लोरोसेंट रोशनी से जगमगा रहे थे। लेकिन इतने विशाल बगीचे में वॉर्ड थिंग्स को पकड़ना आसान नहीं था। हाल ही में उनके आसपास गूंजी गर्जना ने इसमें काफी मदद की। पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। वो कैसी दहाड़ थी! क्या कोई बाघ छूट गया? ये बहुत डरावना है। यह एक सहज भय जैसा लगता है। एक खास अटारी में वो जुन ने हैरानी से कहा। वज्र सिंह की दहाड़! ली गुई ने अपना सिर हिलाया। नहीं, यह एक विशेष क्षमता है जो टाइगर सुप्रीम फिस्ट में उच्च स्तर की महारत हासिल करने से प्राप्त होती है।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि लू चेंझोऊ इसे समझ पाएगा। दिलचस्प, जैसा कि वह जानता था, टाइगर सुप्रीम फिस्ट मूल रूप से शाओलिन से उत्पन्न हुई है, जिसमें शाओलिन की प्रसिद्ध 72 गुप्त तकनीकों में से एक वज्रसिंह गर्जना नामक एक उत्कृष्ट ध्वनि तरंग तकनीक थी। टाइगर सुप्रीम फिस्ट के अभ्यासकर्ताओं द्वारा अपनी साधना को गर्जना के साथ जोड़ने का कारण भी वज्रसिंह गर्जना में निहित वायु, हौंफना, सांस नामक 4 प्रमुख श्वास तकनीकों पर आधारित था। जब इस ध्वनि तरंग तकनीक में महारत हासिल कर ली गई, तो शेर की दहाड़ 9 स्वर्गों से आने वाली गड़गड़ाहट की तरह सुनाई दे सकती थी, जो मीलों तक सुनाई देती थी और लोगों को अंदर तक भयभीत कर देती थी, ठीक उसी तरह जैसे बौद्ध बोधिसत्व का वाहन स्वर्ण सिंह सामान्य बुराइयों को शांत करने के लिए अवतरित होता है। तिन क्वान मंडप पब फ्यूचर एड्स। 2 भयानक दहाड़ों के साथ लू चेंझोऊ ने हरे वस्त्र पहने शून्य वस्तु को दोनों हाथों से पकड़ा, घुमाया और एक जोरदार लात मारकर उसे दीवार से टकरा दिया। उछलती हुई शक्ति का उपयोग करते हुए वह दूसरी तरफ कूदा और हरे वस्त्र पहने शून्य वस्तु को मूली की तरह खींचकर बाहर निकाल लिया। उसके सीने पर एक ठंडी और उदास अनुभूति उभर आई। शून्य वस्तु उसके शरीर पर हमला कर रही थी। उसके निम्न स्तरीय सुरक्षा कवच को भेदकर लू चेंझोऊ के जलते हुए कांसे जैसे शरीर में समा गई थी। सिजलिंग, भाप उठी, तुम्हारी ऐसी की तैसी। लू चेंझोऊ ने शून्य वस्तु के हमले के बावजूद उसे नहीं छोड़ा। उसे दोबारा पकड़ना मुश्किल होता। उसने उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। जोरदार हमले से फर्श में दरार आ गई। शून्य भेदन करने वाले दस्ताने चमक उठे जब लू चेंझोऊ ने एक हाथ से शून्य वस्तु को दबाए रखा, जबकि दूसरे हाथ से लगातार चार्जिंग पंच चला रहा था, जो शून्य वस्तु के शरीर में लहसुन कुचलने की तरह गहराई तक घुस रहा था। शून्य वस्तु का पदार्थ थोड़ा पतला हो गया, लेकिन उसे मारना अभी भी मुश्किल था। उसके उपकरण बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके थे। वह केवल मारने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए लगातार दहाड़ सकता था। क्रैक! अचानक खिड़की के बाहर बिजली की एक और तेज चमक दिखाई दी। बिजली की रोशनी में खून के कुछ निशान दिखाई दिए। इमारत के बाहर स्थित झील से एक नग्न महिला की आकृति अचानक प्रकट हुई। उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया था, जिससे एक ठंडी आभा निकल रही थी। स्विश! उसके हाथ चाकू की तरह तेज थे। उसकी बाहों से गाढ़ा खून बह रहा था। साथ ही धातु के टकराने की घर्षण ध्वनि भी सुनाई दे रही थी, जो झिलमिलाते लाल क्रिस्टल जैसे पारदर्शी पंखों की परतों में परिवर्तित हो रही थी। उसके हाथ भी रहस्यमय ढंग से कई मीटर तक फैले खून से सने पंखों की एक जोड़ी में बदल गए थे। उसकी कनपटी से महीन लाल पंख भी उगाए थे। उसके सिर से एक शानदार रक्त रंग का पंखों का मुकुट निकल आया था, जो बोधिसत्व की चोटी जैसा दिखता था, और उसकी टांगों पर पंखे के आकार के लंबे पंख उगाए थे। वह बिल्कुल मोरनी जैसी दिखती थी। उसका निशाना स्पष्ट था। उसका दाहिना पंख एक लंबी तलवार की तरह लू चेंझोऊ की गर्दन की ओर बढ़ा। लू चेंझोऊ ने खतरे को भांप लिया, लेकिन चूंकि उसने अभी तक शून्य वस्तु को मारा नहीं था, इसलिए वह केवल शून्य वस्तु को पकड़कर बगल में लुढ़क गया और पीछे से हुए अचानक हमले से बाल बाल बच गया। वार चूकने पर महिला ने अपने बाएं पंख को एक विशाल कृपाण में बदल दिया और इतनी ताकत से वार किया मानो हुआ पर्वत को चीर रही हो। टकराना! एक तेज और शक्तिशाली लोहे की लात आई, जिसकी गति को रोकना असंभव था। उसने पंख को एक तरफ धकेल दिया। महिला के इस जोरदार प्रहार से उत्पन्न भारी जड़त्व ने वास्तव में पंख को दीवार में धंसा दिया। धन्यवाद, लू चेंझोऊ ने ओल्ड तियान से कहा। बूढ़ा तियान अपनी जगह पर खड़ा हो गया। गंभीर स्वर में उसने कहा, ऐसा लगता है कि वह जू हुआकिया के समूह का हिस्सा नहीं है। ये देखकर स्त्री की भुजाएं पवनचक्की की तरह घूमने लगी। उसके पंख रक्त प्रकाश से जगमगा उठे और अर्धचंद्राकार चाप का रूप धारण कर लिया, जिससे बूढ़े तियान और लू चेंझोऊ को पीछे हटना और बचना पड़ा। जहां से पंख गुजरे, वहां दीवार में एक दरार पड़ गई और लकड़ी का फर्नीचर आसानी से कट गया। महिला ने दोनों पुरुषों को पीछे धकेल दिया और फिर अपने शरीर को मोड़कर खिड़की से बाहर उड़ गई। डॉक्टर चेन की जानकारी के अनुसार उसका प्रारंभिक इरादा लू चेंझोऊ की हत्या करना था। 8 लोगों के समूह में लू चेंझोऊ की शक्ति सबसे कम थी, अधिकतम 7वें रैंक की। इसके अलावा लू चेंझोऊ शून्य शक्तियों से लड़ने में व्यस्त था और उसका ध्यान भटकना संभव नहीं था, जिससे वह स्पष्ट रूप से एक आदर्श लक्ष्य बन गया। लेकिन दुर्भाग्यवश लू चेंझोऊ की प्रतिक्रिया बहुत जल्दबाजी में थी, और ओल्ड तियान के अप्रत्याशित हस्तक्षेप से उसकी योजना पूरी तरह से गड़बड़ा गई। बूढ़े तियान ने दहाड़ लगाए, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बच निकलोगे? बिल्कुल नहीं। चाहे वह उसी समूह का हिस्सा थी या नहीं, और चाहे इस मामले से उसका कोई संबंध था या नहीं, ये स्पष्ट था कि यह महिला भी एक राक्षस थी, संभवतः किसी अन्य पंथ की अनुयायी।
अगर वह उसे मार डालता तो इससे उसकी प्रतिष्ठा में निश्चित रूप से काफी वृद्धि होती और बूढ़ा तियान इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देता। वह उसके पीछे भागा। लू चेंझोउ ने आगे कार्रवाई नहीं की। उसे अपने सामने मौजूद शून्य वस्तु को नष्ट करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थी ताकि उसे भागने से रोका जा सके। रेटिंग दूसरे नंबर पर, सुरक्षा पहले नंबर पर। खिड़की के बाहर महिला ने कुछ झांगों को पार किया, एक चट्टान पर चढ़ी और फिर दीवार के शीर्ष पर पहुंच गई। अपना वार चूक जाने पर उसने अपने गुरु के आदेश का पालन करते हुए भागना शुरू कर दिया। यदि बगीचे में मौजूद मार्शल आर्टिस्ट सतर्क हो जाते और उसका पीछा करते तो उसकी यहां व्यर्थ ही मृत्यु हो जाती। डॉक्टर चेन ने उसे तैयार करने में बहुत मेहनत की थी। उसने अपने पंख फैलाए मानो बरसात की रात में गायब होने ही वाली हो। टकराना। अचानक एक चाबुक तेजी से चला, उसे चेन शियाओयुन ने देख लिया था। अजगर की तरह लिपटा हुआ चाबुक महिला के टखने से टकराया और उससे एक चमकदार रोशनी निकली। महिला ने तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए अपने पंख से चाबुक पर जोरदार प्रहार किया, जिससे नारंगी रंग की चिंगारियां निकलीं। नीचे आओगे क्या? चेन शियाओयुन के पैर कील की तरह दृढ़ थे और वह धीरे धीरे कदम दर कदम पीछे हट रही थी। इस समय तेंदुआ महिला खून से लथपथ चौथे दिव्य सेनापति के ऊपर सवार थी। उसके पैर उसकी बाहों पर जकड़े हुए थे और कोहनी से उसकी गर्दन को जकड़े हुए थी। फिर अचानक वह मुड़ी। दरार। दिव्य सेनापति की गर्दन 180 डिग्री घूम गई। हड्डियों के टूटने की कर्कश ध्वनि सुनाई दी। उसकी सांस अभी भी बाकी थी कि तेंदुआ महिला की 3 उंगलियां भाले में परिवर्तित होकर उसकी आंखों में जा घुसी। फूट। दिमाग के अंदर उंगलियों के हिलने की आवाज गूंजी। तेंदुआ औरत हौंफते हुए अपनी खून से सनी उंगलियां बाहर निकाली और हिलते हुए शव से नीचे उतर गई। ये अभी भी क्यों बचे हैं? ये कभी खत्म नहीं होते। लेपर्ड वुमन ने च्यूइंग गम चबाते हुए हल्के से दीवार पर छलांग लगाई। फिर उसने अपनी जेब से चमकदार मिश्र धातु से बने चांदी के 4 उंगलियों वाले नक्कल्स निकाले। यह एक ऐसा हथियार था जिसे मुक्के मारने की शक्ति बढ़ाने के लिए हथेलियों पर पहना जाता था। स्पैरिंग में इसका इस्तेमाल वर्जित था, लेकिन इसका उद्देश्य जान से मारना था। वह ढीली दीवार की टाइलों पर सहजता से आगे बढ़ी और एक जोरदार लात से उसने उस महिला को दीवार से नीचे गिरा दिया। बिना सहारे के चेन शियाओयुन उस महिला को पीछे खींच लाए, लेकिन उसके पास युद्ध का भरपूर अनुभव था और वह बस सहजता से आगे बढ़ती रही। उसके पंख जमीन की ओर आगे बढ़े, जिससे वह उछलकर वापस उठी और बारी बारी से पैरों से वार करती रही। उसकी लाल पूंछ के पंख मोर की पूंछ की तरह एक चमकदार लाल अर्धचंद्राकार चाप बनाते हुए आगे बढ़े। चेन शियाओयुन पीछे हटती रही। उस महिला ने खुद को कोड़े से मुक्त कर लिया और अपने शानदार पंखों के साथ अपने सामने से गुजरते हुए तेजी से एक के बाद एक हमले किए, साथ ही क्षैतिज रूप से पैरों से वार करते हुए वह जहां भी जाती थी तबाही मचा देती थी। लेपर्ड वुमन और ओल्ड तियान भी वहां पहुंच गए और घेराबंदी में शामिल हो गए। कमरे के अंदर लू चेंझोउ ने अपने टाइगर रोर को सबसे खतरनाक वॉर्ड ब्रेकिंग ग्लव्स के साथ मिलाकर लगभग उच्च जोखिम वाले वॉर्ड थिंग पर जबरदस्त बमबारी की, जिससे वह धुंधला सा हो गया और मुश्किल से ही जीवित बचा। उसने कमरे से बाहर भागते हुए शून्य वस्तु की धुंधली आकृति को पकड़ा और फिर आगे बढ़कर बारिश के पर्दे को चीरते हुए एक विशाल पेड़ से ऐसे टकराया जैसे कोई रेलगाड़ी का अगला हिस्सा टकराता है। बूम! इतने लंबे समय तक यातना सहने के बाद शून्य वस्तु अब और सहन नहीं कर सकी। उसका स्वरूप टूटने और घुलने लगा और वह हरे रंग की चमकदार रोशनी में बदल गई जो बरसात की रात में धुंधली सी शून्यता में बिखर गई। घना विलो वृक्ष जोर से हिल उठा, उसकी शाखाएं और पत्तियां सरसरा उठीं। दरार। एक गहरी दरार उभर आई। छाल फट गई, जिससे अंदर का टूटा हुआ हिस्सा दिखाई दिया। उसने दूसरी तरफ देखा। ब्लड फेदर सॉसरेस उन ग्रीन स्केल डिवाइन जनरलों से कहीं अधिक शक्तिशाली थी जिन्हें अभी अभी पराजित किया गया था। उसका हर कदम सटीक और सुनियोजित था। जाहिर है उसे मार्शल आर्ट्स का कुछ ज्ञान रहा होगा। अकेले ही उसने 3 नौवें रैंक के विशेषज्ञों के घेरे का इतने लंबे समय तक सामना किया, जिनके पास एक्सट्रीम लिमिट रियल्म की शक्ति थी। स्नैप! हाथ बांधे हुए उस स्त्री ने अपने पंखों को ढाल बनाकर चेन शियाओयुन के चाबुक को रोका। उसने अपने पंख फैलाए और एक तीखी चीख निकाली जो बादलों को चीरती हुई पत्थरों को चकनाचूर कर गई। क्षण भर के लिए जब सब लोग स्तब्ध थे, तब वह स्त्री बादलों को चीरते हुए ऐसे भाग निकली जैसे धनुष से तीर छूटा हो। गर्जन! लू चेंझोउ ने जोरदार दहाड़ लगाई। हार्ट किगोन के अभ्यास से उसका रक्षात्मक कवच फूल गया था। उसकी नसें और मांसपेशियां उसके शरीर पर स्पष्ट रूप से उभरी हुई थीं। उसने उसकी चाल का अनुमान लगाते हुए एक शॉक सटेप किया, फ्लाइंग स्वेलो सी फ्लाइंग सटेप आगे बढ़ाया और फिर हवा में ही एक जोरदार टाइगर टेल लेग से हमला किया।
थप्पड़। 8वें दर्जे की डार्क फोर्स हार्ड किगोन के साथ मिलकर उस हताश महिला को एक छोटे से पत्थर के पुल पर फेंक दिया, जिससे ठोस सफेद जेड पत्थर में दरारें फैल गईं। तुमने अभी अभी मुझ पर छुपकर हमला किया, अब मेरी बारी है। धप धप धप। लू चेंझोउ ने बिजली की तरह सांस छोड़ी, अपनी भुजाओं को क्रॉस किया और अरहत की तरह दृढ़ता से खड़ा हो गया। बाघ की आत्मा का दिव्य प्रहार, बाघ को अपने वश में करने के लिए आमंत्रित करना। भयंकर बाघ की आत्मा अभी अभी प्रज्वलित हुई थी और मारने का इरादा शांत नहीं हो सकता था।